नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी सिंप्लीफाइड में। दोस्तों, आई वेलकम यू बैक टू आवर मंथली रिचुअल दैट इज द करंट अफेयर्स डिस्कशन। हर महीने हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी करंट अफेयर्स की डिस्कशन करते हैं, जहां पे पूरे महीने के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको कवर करते हैं। आज हमारी डिस्कशन हो रही है अबाउट द करंट अफेयर्स फ्रॉम February 2026। लेकिन इससे पहले कि डिस्कशन की शुरुआत करूं, एक छोटा सा संदेश है सभी के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, many congratulations to all those who have cleared the UPSC Civil Services Examination 2025 to serve the country with honesty and integrity and bring a real change। और जो भी 2026 की एग्जामिनेशन अटेम्प्ट करने वाले हैं, आप सभी के लिए एक सुझाव है, क्योंकि अभी रिजल्ट आ चुका है, तो आने वाले कुछ दिनों में द सोशल मीडिया वुड बी फ्लडेड विथ टॉपर्स टॉप टॉपर्स स्ट्रैटेजीज। आई वुड रिक्वेस्ट यू टू स्टिक टू योर ओन स्ट्रैटेजी, क्योंकि अभी एग्जामिनेशन में कुछ ही दिन बचे हुए, कुछ ही महीने बचे हुए मैं कहूँगा, तो अब स्ट्रैटेजी बदलने का समय नहीं है। जो भी छोटे मोटे ट्वीक्स हो सकते हैं वो आप कर सकते हो, लेकिन सारी चीज़ें नहीं बदलनी है। यू स्टिक टू योर पाथ, मेक श्योर दैट यू स्टिक टू योर शेड्यूल एंड कवर योर सिलेबस एंड बी कॉन्फिडेंट। एकदम कॉन्फिडेंटली एग्जाम की तैयारी कीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं February 2026 के करंट अफेयर्स की। Do subscribe to the channel. Again, right now the name is just Rahul Saigaonkar. I hope that you have subscribed. जरूर लाइक करें, शेयर करें वीडियोस को, इट हेल्प्स विद द एल्गोरिथम, ठीक है। चलिए, जैसे हम लोग हमेशा डिस्कशन करते हैं, अलग अलग सेगमेंट्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्पेस से रिलेटेड खबरें, उसके बाद हम लोग हेल्थ बायोटेक्नोलॉजी डिस्कशन करते हैं, देन विल मूव टुवर्ड्स आईटी, डिफेंस एंड अदर मिसलेनियस टॉपिक्स, ठीक है। सबसे पहला डिस्कशन होगा स्पेस के बारे में, देन विल मूव टू हेल्थ एंड बायोटेक्नोलॉजी। क्योंकि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन काफ़ी पास आ रही है, तो वी विल ऑल्सो सॉल्व एमसीक्यूज कंटिन्यूसली वेर एवर दे आर रेलिवेंट। आई थिंक ऑलमोस्ट फॉर एवरी टॉपिक विल बी डिस्कसिंग एमसीक्यूज फॉर शॉर्ट, ठीक है। तो पहला सवाल है, उससे जुड़ा हुआ एक एमसीक्यू है, बहुत ही फैक्चुअल चीज़ है। मॉन्स मुटॉन रिसेंटली सीन इन न्यूज रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। ये मॉन्स मुटॉन है क्या करके फैक्ट आपको पता होना चाहिए। अगर आपने करंट अफेयर्स में पढ़ा हुआ है तो काफ़ी ईजी हो जाएगा, नहीं तो इट बिकम्स रियली टफ। A volcanic mountain located on Moon's south polar region, a deep impact crater located on Mars, a frozen methane mountain on Titan, a lunar lava tube identified for human habitation। इसका जवाब मैं आपको बता देता हूं, ये एक वॉल्केनिक माउंटेन है लोकेटेड ऑन मून्स साउथ पोलार रीजन। इसको ध्यान रखना है। चंद्रयान 4 से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट खबरें आई हैं फरवरी 2026 में। इसरो ने चंद्रयान 4 कहां पे लैंड होगा, क्योंकि आप जानते हो कि अभी तक 3 चंद्रयान मिशन हो चुके हैं। चंद्रयान 4 इज अ स्पेशल मिशन। लेट मी जस्ट गिव यू स्मॉल रिकैप। चंद्रयान 1 हम लोगों ने 2009 में अचीव कर लिया था। चंद्रयान 1 में हम लोगों ने एक ऑर्बिटर भेजा था। दैट ऑर्बिटर मतलब दैट इट ऑर्बिटेड मून। मून के उसने चक्कर काटे, ऑलमोस्ट 300 दिनों से भी ज्यादा उसने मून के चक्कर काटे। काफी सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें दी। चंद्रयान 2 जो है 2019 में हम लोगों ने पहला अटेम्प्ट किया था। चंद्रयान 2 में हम लोग एक ऑर्बिटर भेज रहे थे, एक लैंडर और एक रोवर भी भेज रहे थे। 2019 में जीएसएलवी से हम लोगों ने इसको लॉन्च किया था, लेकिन ऑर्बिटर वाज सक्सेसफुल, यानी कि अभी भी वो ऑर्बिट कर रहा है। जो चंद्रयान 2 में ऑर्बिटर भेजा है दैट इज स्टिल ऑर्बिटिंग द मून। लेकिन 2019 में पहली बार जब हम लोगों ने विक्रम लैंडर भेजा था, वो क्रैश कर गया था। फिर हम लोगों ने सब्सिक्वेंट मिशन भेजा, चंद्रयान 2 का फॉलोअप मिशन 2023 में। विक्रम लैंडर ने सॉफ्ट लैंडिंग की। जो प्रज्ञान रोवर था वो रोवर भी निकला, हम लोगों ने उसकी बहुत सारी वीडियोस देखी हुई है, लाइव हम लोगों ने फुटेज भी देखी हुई है। अब चंद्रयान 4 अगले कुछ सालों में हम लॉन्च करने वाले हैं। अब हमारा एम्बिशियस प्रोजेक्ट बन चुका है, जहां पे हम लोग सॉफ्ट लैंडिंग भी करेंगे, वहां से मून से सैंपल उठाएंगे, यानी कि मून की मिट्टी उठाएंगे और वो मिट्टी वापस धरती तक लेकर आएंगे एनालिसिस के लिए, ठीक है। दैट इज चंद्रयान 4 मिशन। इट इज सैंपल रिट्रीवल मिशन। तो सैंपल कहां से लेंगे उसका लोकेशन हाल ही में इसरो ने बताया। इट हैज बीन लिस्टेड एज MM4 मून्स मुटॉन 4, मॉन्स मुटॉन 4। ये जो लोकेशन है, मॉन्स मुटॉन एक रीजन है मून के साउथ पोलर रीजन पे, जहां पे हम लोगों ने प्रिफर किया कि यहाँ पे लैंड करेंगे, यहाँ से हम लोग वो वो जो सैंपल है उसको रिट्रीव करेंगे, ठीक है। ध्यान रखना है MM4 को कैसे आइडेंटिफाई किया। हमारा जो पहला मिशन था चंद्रयान 2 में, जो हम लोगों ने ऑर्बिटर भेजा था, ठीक है, तो वो ऑर्बिटर अभी भी एक्टिव है। चंद्रयान 3 में विक्रम और प्रज्ञान सक्सेसफुल रहा था। तो उस ऑर्बिटर ने हमें हाई एंड पिक्चर्स भेजी थी, तो उसके बेसिस के ऊपर हम लोगों ने कैरेक्टराइज किया 4 लोकेशन।
MM1, 3, 4, 5, उसमें से हम लोगों ने 4 को सेलेक्ट किया हुआ है। क्यों? क्योंकि MM4 जो है इट इज अगेन लो हजार्ड रीजन, इसकी स्लोप काफी प्रॉपर रहेगी हमारे लिए, क्योंकि हमारा जो रोवर जाएगा वो सैंपल पिक करना है, तो ये काफी अच्छा है। सफिशिएंट सनलाइट भी मिलेगा, 11 से 12 दिन सनलाइट मिलेगा। ध्यान रखना है इट इज नॉट कंप्लीटली एट द साउथ पोल ऑफ मून, थोड़ा सा अगेन आपको 11 to 12 डेज आपको सनलाइट मिलेगी यहाँ पे, और एडिक्वेट विजिबिलिटी होगी फॉर कम्युनिकेशन, इसीलिए MM4 लोकेशन को सेलेक्ट किया गया। यहाँ पे इस पूरे डिस्कशन के में आई वुड हाईली अप्रिशिएट कि अगर आप चंद्रयान 1, 2, 3 के बारे में थोड़ा सा रिकैप कर ले, साथ ही साथ मॉन्स मुटॉन जो रीजन है इसको जान ले कि क्या है। यहाँ पे चंद्रयान 4 लैंड होने वाला है, यानी चंद्रयान 4 का जो जो लैंडर है वो यहाँ पे जाएगा, सैंपल यहाँ से उठाएगा। ठीक है, अगली खबर है, कुछ नए टेलीस्कोप्स आने वाले हैं लद्दाख में। सरकार ने फरवरी 2026 में 2 नए टेलीस्कोप बनाने की अनुमति दी हुई, यानी कि अपग्रेडेशन, एक टू मेजर टेलीस्कोप्स आर गोइंग टू बी क्रिएटेड, एंड ऑलरेडी जो चंद्रा टेलीस्कोप है उसकी अपग्रेडेशन होगी, ये बताया हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना है। तो हमारी ऑलरेडी एक हायर लैटिट्यूड्स पे लद्दाख में हानले ऑब्जर्वेटरी है, दिस इज द हानले ऑब्जर्वेटरी, जहां पे हमारा चंद्रा टेलीस्कोप है, हानले में ही चंद्रा टेलीस्कोप है। ठीक है, यहाँ पे 2 और टेलीस्कोप्स आने वाली है, इसके लिए अनुमति मिल चुकी है, फंडिंग भी जाएगी। NLST नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप आने वाला है, और NLOT नेशनल लार्ज ऑप्टिकल नियर इंफ्रारेड टेलीस्कोप आने वाला है। तो पहला जो NLST है ये 2 मीटर अपर्चर ग्राउंड बेस्ड सोलर टेलीस्कोप है, ये आपको विजिबल और नियर इंफ्रारेड रेंज में आपकी आपकी इमेजेस देगा, टेलीस्कोप विजन आप में मिल सकती है। इसकी लोकेशन कहाँ पे? इट इज लोकेटेड मेरक नियर दी पैंगोंग सो लेक, पैंगोंग सो में मेरक के पास है। इसका पर्पस क्या है? हाई रेजोल्यूशन स्टडीज करेगा, सोलर मैग्नेटिज्म की स्टडी करेगा, मेनली सन की स्टडी के लिए इट विल बी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप, नाम में ही है NLST सोलर टेलीस्कोप। नेक्स्ट है नेशनल लार्ज ऑप्टिकल नियर इंफ्रारेड टेलीस्कोप, ये 13.7 मीटर का मिरर ऑप्टिकल नियर इंफ्रारेड टेलीस्कोप है, इसकी लोकेशन है हानले लद्दाख में ही। ध्यान रखना है यहाँ पे मिरर होगा, काफी इफेक्टिव मिरर होगा, 90 डिग्री हेक्सागोनल सेगमेंट्स यहाँ पे होंगे, इट विल बी इफेक्टिव मिरर टेलीस्कोप विच विल बी अगेन एक्टिव इन विजिबल एंड इंफ्रारेड लोअर इंफ्रारेड रेंज। पर्पस होगा टू स्टडी एक्सोप्लैनेट्स, नॉट सोलर, सन की स्टडी के लिए स्पेसिफिकली NLST है, दूसरी सारी स्टडीज के लिए NLOT हमारा आ रहा है। ठीक है सर, ये कब तक बनेगा? कोई टेंटेटिव या कोई, मैं कहूँगा कोई फिक्स शेड्यूल नहीं है, टेंटेटिव डेट्स हम लोग बता सकते हैं, प्रॉब्ली समवेयर अराउंड 2030, यानी कि मिड 2030s में NLOT रेडी हो जाएगा, बाई एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर डेकेड NLST माइट बी रेडी। ठीक है, ध्यान रखना। इससे जुड़ा हुआ एक पर्टिकुलर सवाल है, करेक्टली मैचिंग वाले चीजें आपको पूछी गई है। NLST कहाँ पे आ रहा है? मेरक पैंगोंग सो, अभी अभी हम लोगों ने देखा है। NLOT कहाँ पे आ रहा है? हानले में आ रहा है, करेक्ट है। हिमालयन चंद्रा टेलीस्कोप कहाँ पे है? शिलोंग, ये गलत सेट किया हुआ है, ध्यान रखना है। हिमालयन चंद्रा टेलीस्कोप भी आपका हमारा जो हानले ऑब्जर्वेटरी है वहीं पे ही है। अब यहाँ पे एक और चीज भी आपको ध्यान रखनी है, लद्दाख में हानले में ये क्यों है? क्योंकि वहां पे आर्टिफिशियल लाइट है ही नहीं, यू डू अंडरस्टैंड, दिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल एट दी हायर लैटिट्यूड्स, थोड़ा सा हायर लैटिट्यूड्स पे है, यहाँ पे आपको पोल्यूशन नहीं मिलेगा, क्लियर स्काइज मिलेंगे, और आर्टिफिशियल लाइट काफ़ी कम मिलेगा, आर्टिफिशियल ऑलमोस्ट नील आर्टिफिशियल लाइट है, तो यहाँ से हम लोग ऑब्जर्वेशन काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं, इसलिए हाल में हमारी ऑब्जर्वेटरी बनी हुई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर क्या होगा? ओनली 2 हैव बीन मैचिंग, दैट इज फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सेंटिनल-2 प्रोग्राम के बारे में अगेन बहुत ही इनॉक्वस सी न्यूज है, बट मैं बस चाहता हूं कि आप ये जान ले, सेंटिनल-2 ये किसका मिशन है? सेंटिनल-2 यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन है, काफी लंबा मिशन है। सेंटिनल जो मिशन है ना, यानी कि यहाँ पे जो भी हम लोग सैटेलाइट्स भेजते हैं, अर्थ ऑब्जर्वेशन की सैटेलाइट है, इट इज अ पार्ट ऑफ द कोपरनिकस प्रोग्राम ऑफ यूरोपियन स्पेस प्रोग्राम। सेंटिनल में 2 हमारे सैटेलाइट्स भेजे गए थे, सेंटिनल-1A और 1B, पार्डन मी, सेंटिनल-2 में सेंटिनल-2A एंड 2B हम लोगों ने भेजे हुए थे। तो सेंटिनल-2A इसकी यूटिलिटी खत्म हो गई थी, यानी कि सेंटिनल-2A को हम लोगों ने 2015 में भेजा, 2025 में इसका लाइफ खत्म होने वाला था, लेकिन बहुत ही सरप्राइजिंगली इवन जनवरी-फरवरी 2026 में उसने हमें काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भेजी है रिगार्डिंग अर्थ ऑब्जर्वेशन। तो ध्यान रखना है, कोपरनिकस प्रोग्राम का पार्ट है सेंटिनल-2। सेंटिनल-2 में हम लोगों ने
सेंटिनल 2A भेजा हुआ है, सेंटिनल 2 भी भेजा हुआ है। इनफैक्ट ये जो कोपरनिकस प्रोग्राम है, इट इज अ वेरी वेरी वास्ट और वेरी ह्यूज प्रोग्राम ऑफ अर्थ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द यूरोपियन स्पेस एजेंसी। अब यहां पे आपको नोट करना है, दो पोलार ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स भेजे हुए, सेंटिनल 2A और 2B, दे आर 180 डिग्री अपार्ट, एंड सेंटिनल 2C जो इसका रिप्लेसमेंट है, ये ऑलरेडी भेजा गया है, बट स्टिल 2A इज ऑल्सो वर्किंग, और रिसेंटली 2A ने भी हमें काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भेजी हुई है, ठीक है। और 5 दिनों में पूरा अर्थ का विजिट ये कर सकते हैं। सेंटिनल प्रोग्राम किस लिए बनाया गया है? अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए बनाया गया है। एग्रीकल्चर बेस्ड ऑब्जर्वेशन हो सकती है, क्रॉप मॉनिटरिंग की जा सकती है, फॉरेस्ट्री की जा सकती है, मरीन बायोलॉजी के लिए। इट ऑल्सो सपोर्ट्स फ्री डेटा पॉलिसी, जो पूरा का पूरा कोपरनिकस प्रोग्राम है, इट फॉलोज द फ्री डेटा प्रोग्राम। फ्री डेटा मतलब कोई भी रिसर्चर्स है वो इसका डेटा इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी रिसर्च के लिए, ठीक है। ध्यान रखना है इसके बारे में। अब इससे जुड़ा हुआ एक बेसिक सा सवाल है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेंटिनल 2 मिशन। सेंटिनल 2 मिशन के बारे में कुछ कुछ स्टेटमेंट दिए गए, करेक्ट स्टेटमेंट आपको ढूंढ निकालने। फर्स्ट स्टेटमेंट, इट इज अ पार्ट ऑफ कोपरनिकस प्रोग्राम, एब्सोल्युटली करेक्ट। इट प्राइमरीली कैरीज सिंथेटिक एपर्चर रेडार, एब्सोल्युटली गलत है, ये सिंथेटिक एपर्चर रेडार नहीं कैरी करते हैं। दे कैरी a 13 बैंड मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजर। इट इज बेसिकली लाइक अ कैमरा, समझ लो कि एक हाई एंड कैमरा है जो वाइड वेवलेंथ में आपको हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स भेज सकते हैं। तो इट इज नॉट अ सिंथेटिक अपर्चर रेडार, तो ऑल थ्री तो गलत हो जाएगा। इट इज मेनली डिजाइन फॉर मॉनिटरिंग लैंड कवर, वेजिटेशन एंड इनलैंड वाटर बॉडीज, यस एब्सोल्युटली करेक्ट है, अर्थ ऑब्जर्वेशन करता है। एंड ओनली 2 आर करेक्ट। इसमें कौन से करेक्ट स्टेटमेंट है? 1 and 3 करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। ऑलराइट, राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स नाउ मूव टुवर्ड्स हेल्थ, बायोटेक्नोलॉजी, डिसीजेस सेक्शन। सबसे पहला जो न्यूज है दैट इज अबाउट अ वायरस, एप्स्टीन बार वायरस। हम क्वाइट श्योर इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी डिस्कशन की हुई है। आई थिंक पिछले 2-3 सालों से चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि एप्स्टीन बार वायरस बहुत ही कॉमन वायरस है। इसके प्रति एक वैक्सीन डेवलपमेंट की खबर आई है कि रिसेंट रिसर्च हुई है जहां पे आइडेंटिफाई किया गया है कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, दे माइट बी केपेबल ऑफ ब्लॉकिंग द एप्स्टीन बार वायरस, ईबीवी वायरस को मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज शायद रोक सकते हैं। इसके ऊपर रिसर्च हुई है, ठीक है। अब ये दोनों चीजें हमारे लिए जरूरी हो जाएंगी, एक तो एप्स्टीन बार वायरस और दूसरा है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज क्या होती है, ठीक है। चलिए वन बाय वन समझते हैं। पहले एप्स्टीन बार वायरस के बारे में जानते हैं। एप्स्टीन बार वायरस, इट इज अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस, ठीक है। यानी कि इसका जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए वायरस है। किस फैमिली को बिलोंग करता है? हर्पिस विरिडे फैमिली को बिलोंग करता है। इनफैक्ट इसका जो दूसरा नाम है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड HHV4, ह्यूमन हर्पिस वायरस भी कहा जाता है एप्स्टीन बार वायरस को। दो जो साइंटिस्ट हैं, एप्स्टीन, माइकल एंथनी एप्स्टीन एंड व्यूअन बार, इन दोनों ने मिलकर इस वायरस को खोज निकाला था, इसीलिए उनके नाम पे एप्स्टीन बार वायरस नाम आया है। नोमेनक्लेचर वायरस की किसी चीज पे भी हो सकती है, जहां से डिसीज मिला है उसके नाम पे भी हो सकता है। यू डू अंडरस्टैंड रिगार्डिंग नोमेनक्लेचर? अगर आपको जानना है, सिंपली सर्च फॉर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, वहां पे आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी रिगार्डिंग द वायरसेस इटसेल्फ, जस्ट फॉर योर रेफरेंस, अगर और भी ज्यादा पढ़ना है तो, ठीक है। एक चीज जाननी है आपको ईबीवी के बारे में। एप्स्टीन बार वायरस इज द मोस्ट कॉमन वायरस ग्लोबली, ठीक है। तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वायरसेस ग्लोबली। ये कहा जाता है कि एडल्ट्स में, स्पेशली जो एडोलेसेंट एज में, यानी कि 12, 13, 14, 15 की उम्र से ही एप्स्टीन बार वायरस का स्प्रेड शुरू हो जाता है, और एडल्ट्स में ऑलमोस्ट 90% एडल्ट्स में एप्स्टीन बार वायरस है, ये कहा जाता है, ठीक है। ईबीवी या फिर ईबीवी के अलग अलग वेरिएंट्स हो सकते हैं, ठीक है। अब नोट करना है, ईबीवी प्राइमरीली क्या करता है, इट 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 इज देयर इन योर बॉडी, इट स्टेज इन योर बॉडी, बी लिम्फोसाइट्स में ये रहता है, बट लॉन्ग टर्म में इट कैन कॉज डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिसीजेस, इवन कैंसर भी कॉज कर सकता है एप्स्टीन बार वायरस। अब ध्यान रखना है यहाँ पे, ईबीवी का ट्रांसमिशन कैसे होता है? ईबीवी को कोलोक्वियली हम लोग कहते हैं द किसिंग वायरस। ईबीवी का ट्रांसमिशन होता है थ्रू सलाइवा, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड किसिंग डिसीज और किसिंग वायरस एज वेल। या तो सलाइवा ट्रांसफर से होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हो सकता है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन से हो सकता है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से भी ये ट्रांसमिट हो सकता है। एक बार अगर ये ट्रांसमिट हो जाए, ध्यान रखना है, मेजॉरिटी द केसेस आर एसिम्प्टोमेटिक, कोई बीमारी नहीं होती है। कई बार हमारी बॉडी उसको फाइट कर लेती है, या फिर कई बार सालों तक वो हमारे बॉडी में रह सकता है विद बी लिम्फोसाइट्स। अब ध्यान रखना है कि कुछ कुछ केसेस में वो
आपको मोनो डिसीज देगा, जिसको हम लोग किसिंग डिसीज भी कहते हैं। अब नॉर्मल सिम्टम्स जो है मोनोन्यूक्लियोसिस डिसीज के, दे इंक्लूड फीवर, फेटिक, सोर थ्रोट, swollen lymph nodes and enlarged spleen or liver, but again not very dangerous, but in certain cases EBV can lead even to cancer। ठीक है, तो अलग अलग तरह के कैंसर्स एसोसिएट हो चुके हैं विद द एप्स्टीन बार वायरस इन्फेक्शन एज वेल, जैसे कि हॉजकिंस लिम्फोमा हो गया, बर्किट लिम्फोमा हो गया, आपके दूसरे अलग जो मैलिग्नेंसी से दूसरे कैंसर से वो भी एसोसिएट हो चुके हैं विद EBV। अब ट्रीटमेंट के तौर पे देयर इज नो स्पेसिफिक एंटीवायरल, कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल नहीं है। मैंने जैसे बताया EBV के जो मेजॉरिटी केसेस है ना, अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। अगर मोनोन्यूक्लियोसिस हो जाएगा तो जो भी सिम्टम्स रहेंगे उन सिम्टम्स की ट्रीटमेंट कर दो, ठीक हो जाएगा। रेस्ट करना है, ढेर सारा पानी पीना है और आपकी सिम्टम मैनेजमेंट करनी है। बट अभी फिलहाल इससे जुड़ी हुई रिसर्च चल रही है कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज माइट स्टॉप द एप्स्टीन बार वायरस, क्योंकि इवन इन सम केसेस इट कैन लीड टू डेंजरस डिसीज। ठीक है, अब प्रश्न उठता है ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज क्या होती है। देखिए, हमारी बॉडी में जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो क्या करता है, जैसे ही कोई पैथोजन आएगा, वो पैथोजन का जो एक स्पेसिफिक एंटीजन होगा, समझ लो कोई बैक्टीरिया है, अब बैक्टीरिया क्या करेगा, इमेजिन इट प्रोड्यूसेस अ टॉक्सिन, तो वो टॉक्सिन हमारी बॉडी में जैसे ही जाएगा तो हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाएगा, द टॉक्सिन बिकम्स द एंटीजन। तो उस एंटीजन को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारी बॉडी में एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो जाएगी, तो एंटीबॉडीज will kill that particular pathogen। Antibodies are produced by the B cell, जो हमारी इम्यून सिस्टम की बी लिम्फोसाइट है उनसे प्रोड्यूस किया था। लेकिन ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज क्या है, दे आर लैबोरेटरी मेड एंटीबॉडीज। सो दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट नहीं है, पैसिव इम्यूनिटी मतलब इम्यूनिटी बाहर से कोई चीज हमारी बॉडी में लाकर हम लोग हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज पैसिव इम्यूनिटी, ध्यान रहेगा। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी लैबोरेटरी में बनाए हुए एंटीबॉडीज है, सो बेसिकली सम काइंड ऑफ अ प्रोटीन जो एक स्पेसिफिक एंटीजन एंटीजन के खिलाफ काम करेगा। समझ में आ रहा है? देखिए, हमारी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है, हमारा इम्यून सिस्टम विल प्रोड्यूस नॉट अ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बट मल्टीक्लोनल एंटीबॉडी। इसका मतलब क्या है, हमारे जो बॉडी में से एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगे, दे कैन फाइट मल्टीपल डिसीजेस, लेकिन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कैन फाइट अ स्पेसिफिक डिसीज एंड इट एक्ट्स टुवर्ड्स अ स्पेसिफिक एंटीजन। तो इस चीज को नोट करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज दे टारगेट ओनली वन एपिटोप, वेरी स्पेसिफिक। ओके, ध्यान रहेगा, गुड। एंड प्लीज ऑल्सो रिमेंबर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैसिव इम्यूनिटी। क्लियर? सो अभी जो नॉलेज हम लोगों ने गैदर की है उसके बेसिस के ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग EBV, द एप्स्टीन बार वायरस। करेक्ट स्टेटमेंट आपको ढूंढ निकालना है। I'll give you 5 seconds, 10 seconds to read it. I'll also read slowly. It belongs to the herpes family and is also known as human herpes virus 4, HHV4, correct? It primarily infects the B lymphocytes in humans, perfect. Infection with this virus is associated with diseases such as infectious mononucleosis and certain lymphomas, absolutely correct। तीनों के तीनों करेक्ट स्टेटमेंट दिए गए हैं रिगार्डिंग द एप्स्टीन बार वायरस, अभी हम लोगों ने पढ़ा है, वी हैव जस्ट वेरीफाइड इट। ओके, ग्रेट, चलिए आगे बढ़ते हैं। HPV वैक्सीनेशन के बारे में, अगेन दिस इज जस्ट एन अपडेट फॉर यू। इंडिया में ऑलरेडी जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के खिलाफ वैक्सीन दी जा रही है सर्वावैक, उसको और भी स्प्रेड कर रहे हैं, इस तरह की खबरें आ चुकी हैं फरवरी 2026 में, तो इसको थोड़ा सा जल्दी से नोट कर लेते हैं। इंडिया हैज बिगन फेज्ड एक्सपेंशन ऑफ ह्यूमन पैपिलोमा वैक्सीनेशन प्रोग्राम। ये किस लिए काम आता है? टू प्रिवेंट सर्वाइकल कैंसर। अगेन ध्यान रखना है, दिस इज स्पेसिफिक टू वुमेन। ओके, so we are not talking about the cervical spine here. Cervix is a part of the female reproductive body। तो सर्वाइकल कैंसर से लड़ने के लिए भारत की तरफ से सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है उन्होंने सर्वावैक प्रोड्यूस किया था। सर्वावैक के ऊपर रिसर्च हुई, सर्वावैक प्रोड्यूस कर रहे हैं फ्रॉम लास्ट 1.5-2 years। सो सर्वावैक हैज बिकम अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जहां पे इसको और स्प्रेड कर रहे हैं। प्राइमरी टारगेट है गर्ल्स बिटवीन द एज ऑफ 9 to 14। ये बताया जाता है कि सर्वावैक एडमिनिस्टर करना है बिफोर द फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स, इट विल बी हाईली एक्टिव। ठीक है, नोट करना है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस क्या है? इट इज अ ग्रुप ऑफ DNA वायरस जो स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन को इन्फेक्ट करते हैं। इनफैक्ट HPV के कम से कम 200 अलग अलग वेरिएंट्स देखे गए हैं।
जिनमें से 40 वेरिएंट है जो हमें खतरा कर सकते हैं। उनमें भी जो सबसे खतरे वाली चीज है दैट इज HPV 16 एंड 18 वेरिएंट, जो कैंसर कॉज करते हैं, सर्विक्स का, सर्वाइकल कैंसर देते हैं। सबसे कॉमन आपको मिलेंगे HPV 6-11, जिनसे बॉडी हमारी लड़ सकती है, बट इन मेनी केसेस HPV 16 और 18 जो वेरिएंट्स हैं ये कैंसर कॉज कर सकते हैं। HPV कैसे ट्रांसमिट होता है? थ्रू स्किन टू स्किन सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। HPV इन्फेक्शन सालों के लिए कोई सिम्टम नहीं देंगे, लेकिन 30, 35, 40 के एज में सर्वाइकल कैंसर के आपको सिम्टम्स स्टार्ट हो सकते हैं। नियरली 99% ऑफ सर्वाइकल कैंसर आर HPV इन्फेक्शन इंड्यूस्ड ओनली। तो इसका मतलब क्या है? इससे लड़ने के लिए वैक्सीनेशन इज द बेस्ट रूट, और सरकार वैक्सीनेशन को स्प्रेड कर रही है अगेंस्ट द HPV वायरस। ध्यान रखना है, सर्वावैक तो हम लोगों ने बनाया हुआ है, इट इज कॉस्ट इफेक्टिव। इससे पहले भी दूसरे कंट्रीज की वैक्सीनेशन अवेलेबल है इंडिया में, जैसे देयर इज समथिंग कॉल्ड एज गार्डासिल। ठीक है, तो गार्डासिल जो है ये यूके मेड ऑलरेडी वैक्सीन है, इट्स काइंड ऑफ कॉस्टली, दैट्स व्हाई वी यूज सर्वावैक। सर्वावैक हमारी खुद की है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की, तो उसको स्प्रेड कर रहे हैं। ठीक है, चलिए इस पे एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। Consider the following statements regarding human papilloma virus and India's HPV vaccination initiative. पहला स्टेटमेंट है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढ निकालना है। पहला स्टेटमेंट है, certain high risk strains of HPV are major cause of cervical cancer. Absolutely. Number 16 and 18 strains are very dangerous. India has developed an indigenous HPV vaccine called Cervavac. Perfect. The HPV vaccine is currently included under the universal immunization program for nationwide routine immunization. परफेक्ट है। किसको दिया जा रहा है? 9 से 14 साल की जो लड़कियां हैं उनको ये एडमिनिस्टर किया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर कोई इस एज से ज्यादा है, पेड बेसिस के ऊपर ले सकते हैं। इवन गार्डासिल कैन बी एडमिनिस्टर्ड, सर्वाइवैक कैन आल्सो बी एडमिनिस्टर्ड। ठीक है, तो ऑल द थ्री आर करेक्ट स्टेटमेंट्स। ऑलराइट, लेट्स मूव अहेड। नोवेल ओरल पोलियो वैक्सीन टाइप 2, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही जरूरी न्यूज है। एक नई ओरल पोलियो वैक्सीन आ चुकी है। अब आप सोच रहे होंगे अरे क्यों बनाए? ऑलरेडी हमारे यहाँ पे साल में मल्टीपल टाइम्स जो पोलियो की वैक्सीनेशन चलती है। 2 बूंद जिंदगी की हम लोग कहते हैं, अमिताभ जी एड में भी आते हैं, यू मस्ट हैव हर्ड, टू ड्रॉप्स ऑफ लाइफ, दैट इज द पोलियो वैक्सीन टैगलाइन फॉर इंडिया। सर हम लोग ऑलरेडी जो पोलियो से लड़ने के लिए ओरल वैक्सीन ही डालते हैं। ठीक, तो ये क्या चीज़ है नई वाली, इसको जानते हैं, बहुत ज़रूरी चीज़ है। नोवेल ओरल पोलियो वैक्सीन टाइप 2, इसको इमरजेंसी यूज लिस्टिंग में WHO ने इसको लिस्ट किया है और इसको डिप्लॉय भी किया जा रहा है। ये एक कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव है जिसके तहत नई ओरल वैक्सीन बनी हुई है। स्पेशली इट हैज़ बीन अप्रूव्ड फॉर इमरजेंसी यूज इन दी मेन एरिया जहाँ पे टाइप 2 पोलियो के वायरस के बहुत सारे केसेस मिले हुए हैं, जैसे कि अफ्रीका है। अफ्रीका में जो सेंट्रल अफ्रीकन रीजन है वहाँ पे आपको केसेस मिले हुए हैं। इनफैक्ट यू हैव केसेस इन पाकिस्तान, यू हैव केसेस इन येमेन, तो इन जगह पे भी ये वैक्सीन यूज की जा सकती है। अब आप सोच रहे होंगे सर व्हाट इज द डिफरेंस? यू नीड टू अंडरस्टैंड, जो ओरल पोलियो वैक्सीन है जो नई वाली है, इट हैज बीन जेनेटिकली स्टेबलाइज्ड, बहुत जरूरी है। इसका मतलब क्या है? इट इज द इंप्रूव्ड वर्जन ऑफ ओरल पोलियो वैक्सीन जो हमारे पास ऑलरेडी है। नोट करना है, ये जो नोवेल वैक्सीन है वो भी ओरल है। इसका मतलब है ड्रॉप्स के तौर पे बच्चों को दी जाएगी। पोलियो वायरस टाइप 2 को ये टारगेट करता है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड है। ठीक है, अब इसके फायदे क्या है थोड़ी देर में समझेंगे, लेकिन उससे पहले पोलियो क्या है? पोलियो इज अ डिसीज विच इज कॉज्ड बाय द पोलियो वायरस। आप जानते हो अगर पोलियो वायरस हो गया, पोलियो वायरस के इंपैक्ट्स क्या हो सकते हैं? लाइफ टाइम के लिए परमानेंट पैरालिसिस हो सकती है, डिफॉर्मिटी हो सकती है। अलग अलग तरह के 3 वेरिएंट्स पोलियो वायरस के मिले हुए हैं। एक है टाइप 1 जो अभी भी सर्कुलेट हो रहा है। टाइप 1 इट इज द मोस्ट विरुलेंट फॉर्म। ठीक है, इट इज द मोस्ट विरुलेंट फॉर्म। कुछ कुछ पॉकेट्स में आपको टाइप 1 मिलेंगे, स्पेशली अफ्रीकन रीजन में। टाइप 2 के केसेस भी बहुत सारे हैं, ऑल्दो ग्लोबली हम लोग इरेडिकेट कर चुके हैं टाइप 2, टाइप 3। टाइप 3 तो सबसे कमजोर वाला वर्जन कहा जाता है। टाइप 2 इट इज मॉडरेटली विरुलेंट, इट्स केसेस हैव इंक्रीज्ड अ लॉट। ठीक है, स्पेशली अफ्रीकन रीजन में और कुछ कुछ एरिया से वर्ल्ड में वहां पे। ठीक है, करंटली किस तरह की वैक्सीन मिलती है? 2 तरह की वैक्सीन मिलती है। एक तो आईपीवी मिलता है, आईपीवी मतलब इंजेक्टेबल, जिसको इंजेक्शन के तौर पे दिया जाएगा। अब इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन में है क्या? वहां पे हम लोग जो पोलियो का पैथोजन है, जो वायरस पैथोजन है, उसको किल किया जाता है।
इट इज द किल्ड वर्जन, किल्ड वायरस इज इंजेक्टेड। अब इससे क्या होगा, इम्यूनिटी उसको हमारी बॉडी उसको आइडेंटिफाई कर लेगी, जब वो वायरस आएगा, जब ओरिजिनल वायरस आएगा उसको खत्म कर सकते हैं। यहाँ पे किल्ड वायरस इस्तेमाल किया था। और अलग अलग जगह, जैसे इंडिया में है, वी हैव यूज ओरल पोलियो वैक्सीन, ऑल दो इंडिया में दोनों भी अवेलेबल है, लेकिन बड़ी मात्रा में हम लोग ओपीवी प्रोवाइड करते हैं। आईपीवी के भी डोसेस दिए जा रहे हैं अंडर द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, बट नॉट एट अ वेरी हाई लेवल। ध्यान रखना है, डेवलप कंट्रीज में, एडवांस कंट्रीज में आईपीवी इस्तेमाल होता है, डेवलपिंग कंट्रीज में ओपीवी इस्तेमाल होता है। लेकिन ओपीवी के साथ प्रॉब्लम है एक, दैट इज नॉट द प्रॉब्लम विद आईपीवी, यानी कि इंजेक्टेबल पोलियो जो वैक्सीन है वो किल्ड या फिर खत्म किया हुआ वायरस है, उसका जो आइडेंटिफायर होगा, उसको जो एंटीजन होगा, दैट इज एक्टिवेटेड, जो हमारी बॉडी आइडेंटिफाई कर सकती है। लेकिन जो ओरल पोलियो वैक्सीन है, इट इज लाइव एटेन्युएटेड वैक्सीन, मतलब वो जिंदा वायरस है, मतलब लाइव वायरस है, बट वीकेंड वायरस है। यानी कि मेरी बॉडी के अंदर वो वायरस जब जाएगा तो मेरी बॉडी उसको आइडेंटिफाई करेगी और उसके खिलाफ हमारा इम्यून रिस्पॉन्स आएगा, जो लाइफ भर याद रहेगा, बिकॉज ऑफ द बी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, अब नोट करना है व्हाट हैपेंस बिकॉज ऑफ दिस ओरल पोलियो वैक्सीन इज, इन सर्टन केसेस क्योंकि लाइव एटेन्युएटेड वायरस है, कई बार उस वायरस की वजह से ही पोलियो हुआ है, इस तरह के केसेस भी मिले, जिसको हम लोग कहते हैं वीडीपीवी, वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस। ठीक है, अब इन केसेस को खत्म करने के लिए, इन केसेस को एलिमिनेट करने के लिए डेवलप हुआ है नोवेल ओरल पोलियो वैक्सीन। इट हैज बीन डेवलप्ड बाय साइंटिस्ट्स हु हैव कम फ्रॉम द ग्लोबल पोलियो रिडक्शन इनिशिएटिव, डब्ल्यूएचओ से, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, पाथ, इन सब ने मिलकर फंडिंग हो गई, कोलैबोरेशन हो गई, यहां से आई है, और इन्होंने मिलकर ये डेवलप किया है और इसको इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूव भी कर दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखना है, द वैक्सीन इज बेसिकली सिमिलर टू ओपीवी, क्योंकि वो भी लाइव एटेन्युएटेड वायरस ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इट हैज बीन जेनेटिकली मॉडिफाइड, इट हैज बीन मेड स्टेबल, जिससे कि वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो होने के चांसेस कम हो जाएंगे। क्लियर, बहुत जरूरी है। ऑलराइट, चलिए इससे जुड़ा हुआ एक सवाल सॉल्व करते हैं, अभी जो भी नॉलेज हमने गैदर की है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नोवेल ओरल पोलियो वैक्सीन टाइप 2, करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढ निकालना है। It was developed, or it is developed to control outbreaks caused by circulating vaccine-derived poliovirus 2. Correct. It is genetically stabilized version of type 2 strain used in earlier OPV to reduce chances of reversion of virulence. Absolutely correct. It has been developed under emergency use listing by WHO. Absolutely correct. तीनों के तीनों statement यहाँ पे correct है. All the three are correct statement. They are basically verifying the knowledge that we have gotten. Okay. Great. चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है बैसिलस सबटिलिस, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केरला स्टेट ने फरवरी 2026 में बैसिलस सबटिलिस को स्टेट माइक्रोब करके बता दिया। स्टेट का माइक्रोब, अगेन फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, मे नॉट बी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम यूपीएससी सिविल सर्विसेज पर्सपेक्टिव, लेकिन दूसरे एग्जामिनेशन के लिए बहुत जरूरी है। केरला हैज डिक्लेयर्ड बैसिलस सबटिलिस एज इट्स स्टेट माइक्रोब, एस्टैब्लिशिंग अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन माइक्रोबायोम फॉर रिसर्च एंड इनोवेशन फॉर बैसिलस सबटिलिस। ध्यान रखना है, बैसिलस सबटिलिस इट इज अ बैसिलस, यानी कि रॉड शेप का बैक्टीरिया है, जिसके बहुत सारे उपयोग हो सकते हैं हमारे लिए, रिसर्च के लिए, प्लांट रिसर्च के लिए, ह्यूमन गट बायोम रिसर्च के लिए। ठीक है, तो चलिए इस बैक्टीरियम के बारे में जानते हैं। ध्यान रखना है, बैसिलस सबटिलिस इज अ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, यानी ग्राम टेस्ट में इट नीड्स टू बी पॉजिटिव। ग्राम पॉजिटिव हम लोग कहते हैं, जो ग्राम स्ट्रेन टेस्ट होता है उसका पॉजिटिव टेस्ट आएगा। रॉड शेप बैक्टीरियम है क्योंकि बैसिलस नाम है, और हर जगह पे मिलेंगे। नोट करना है, सॉइल में मिल सकते हैं, वाटर में मिल सकते हैं, प्लांट्स में मिल सकते हैं, हमारे पेट में भी होते हैं, हमारे गट में भी आपको बैसिलस सबटिलिस मिल सकते हैं, इवन इन ह्यूमन जीआई ट्रैक्ट ऑल्सो। ध्यान रखना है, दे आर वेरी वेल नोन टू प्रोड्यूस स्पोर्स। ठीक है, तो जो बैसिलस सबटिलिस है, इट इज अ एरोबिक बैक्टीरिया, इसका मतलब है ऑक्सीजन की इसको जरूरत पड़ेगी और ये स्पोर फॉर्म कर सकते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ बैक्टीरिया है विच कैन अंडरगो स्पोरुलेशन, वो स्पोर प्रोड्यूस कर सकते हैं, और जो स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अगेन इट्स एक्चुअली नॉन रिप्रोडक्टिव स्पोर फॉर्मेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है उससे, बट स्पोर किस तरह की फॉर्म करते हैं ये, दे फॉर्म एंडोस्पोर्स। अब एंडोस्पोर्स दे प्रोवाइड अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस टू दीज बैक्टीरिया।
बैक्टीरिया खुद को बचाने की कैसे कोशिश करेगा, अगर समझ लो टेम्परेचर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, कुछ वेरिएशन हो रहा है, तो दे प्रोड्यूस एंडोस्पोर विद इन द बॉडी एंड दे कैन सर्वाइव थ्रू दैट एंडोस्पोर। जैसी फेवरेबल कंडीशन आ जाएगी वापस रिवर्ट हो जाएंगे। ध्यान रखना है दे आर नॉन पैथोजेनिक, यानी कि ह्यूमंस में कोई बीमारी नहीं देते हैं, प्लांट्स को भी कोई बीमारी नहीं देते हैं, दे आर वाइडली रिगार्डेड सेफ फॉर ह्यूमंस। और माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर कोई माइक्रोबायोलॉजी फिर बायोटेक्नोलॉजी से है जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो पुष्टि जरूर करें कि क्या आपने अपने डिग्री के दौरान बैसिलस सबटिलिस का कल्चर किया था। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। अब बैसिलस सबटिलिस इट इज वन ऑफ द मोस्ट स्टडीड बैक्टीरिया मॉडल ऑर्गेनिज्म। इट हैज बीन यूज्ड एक्सटेंसिवली फॉर बैक्टीरियल सेल डिवीजन स्टडी, जीन रेगुलेशन की स्टडी के लिए, स्पोरुलेशन स्टडी के लिए इस्तेमाल किया गया है, इसको बायोफिल्म स्टडी के लिए भी किया गया है इस्तेमाल। इसके अलावा बैसिलस बैसिलस सबटिलिस जो है इट कैन बी यूज्ड एज प्रोबायोटिक। एब्सोल्युटली करेक्ट है। प्रोबायोटिक्स जो हम लोग यूज करते हैं ना गट गट की हेल्थ के लिए, उसके उसके तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बायो कंट्रोल में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, स्पेशली प्लांट के पैथोजेंस को खत्म करने के लिए भी हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कमर्शियल एंजाइम बनाने में इसका यूज हो सकता है। कोई भी स्टेटमेंट एमसीक्यू में इस्तेमाल किया जा सकता है। Bacillus subtilis can also be used as a cell factory for production of different proteins, different vaccines और इंडस्ट्रियल केमिकल्स एज वेल। ध्यान रहेगा। चलिए इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बैसिलस सबटिलिस। आपको करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढ निकालने हैं। तो 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, लेट्स ट्राई टू रीड देम। इट इज अ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियम, इसको हाईलाइट कर लेते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियम कॉमनली फाउंड इन सॉइल एंड वेजिटेशन, एब्सोल्युटली करेक्ट। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियम मतलब ग्राम स्ट्रेन टेस्ट करने पे हमें पता चलेगा कि इट इज ग्राम पॉजिटिव। ग्राम पॉजिटिव का मतलब बेसिकली क्या होता है, बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है ना, उसके बेसिस के ऊपर हम लोग ग्राम पॉजिटिव या फिर ग्राम नेगेटिव डिसाइफर कर सकते हैं बेस्ड ऑन द ग्राम स्ट्रेन टेस्ट। अगर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, बहुत ही थिक सेल वॉल होगा, उसके अंदर पेप्टिडोग्लाइकन जो प्रोटीन है उसकी मात्रा आपको ज्यादा मिलेगी। लेकिन अगर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, थिन पेप्टिडोग्लाइकन लेयर मिलेगा और दूसरे लेयर्स मिलेंगे पॉलीसैकेराइड्स के, एंड अदर लेयर्स कैन आल्सो बी फाउंड इन द सेल वॉल। जनरली जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं दे आर कंसिडर्ड मोर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज के ऊपर एंटीबायोटिक्स काफी आसानी से काम कर सकते हैं। ध्यान रखना है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इट इज वाइडली यूज्ड एज मॉडल ऑर्गेनिज्म फॉर स्टडीइंग बैक्टीरियल सेल डिफरेंशिएशन एंड स्पोरुलेशन, परफेक्टली करेक्ट है। इट इज अ प्राइमरी बैक्टीरियम रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग ट्यूबरक्लोसिस। थोड़ी देर पहले तो पढ़ा हम लोगों ने कि ये कोई पैथोजेनिक बैक्टीरियम नहीं है, तो ये एब्सोल्युटली गलत हो जाएगा। तो 2 गलत हो गए। तो यहाँ से अगर हम लोग ऑप्शन निकालेंगे, ये दोनों गलत हो जाएंगे। आई थिंक 1 ओनली 2 नहीं, 1 एंड 2 होना चाहिए था, तो इसको नोट करना है। बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। ओके, तो आई विल गो विथ ए आंसर, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा मिसमैच हो चुके हैं, बट वी नो द आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर्स अगला टॉपिक है हमारा, LSD। लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर्स, इसको फरवरी 2026 में इसके ऊपर काफी डिस्कशन हुई है, और इंडिया में इससे जुड़ी हुई कुछ ट्रीटमेंट रेजीम्स हो गई या फिर इससे जुड़ा हुआ जो हेल्प चाहिए, क्योंकि इट हैज ऑलरेडी बीन इंक्लूडेड इन द इंडियाज नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीजेस, तो इसके बारे में जानना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। तो LSD क्या होता है? LSD को जानने से पहले हमें लाइसोसोम को जानना जरूरी है। देखिए, जब हम लोग बेसिक बायोलॉजी पढ़ते हैं तो हम लोग सेल का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, सेल के जो अलग अलग ऑर्गेनल्स है वो पढ़ते हैं। उनमें से एक ऑर्गेनल है लाइसोसोम। ये लाइसोसोम क्या है? इट इज अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल प्रेजेंट ओनली इन यूकैरियोटिक सेल्स। ये आपको बैक्टीरिया वगैरह में नहीं मिलेंगे, यूकैरियोटिक सेल में मिलेगा। ठीक है, इसको हम लोग कई बार सेल का डाइजेस्टिव सिस्टम भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये अलग अलग एंजाइम्स को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, जैसे प्रोटीन ब्रेक करने के लिए, लिपिड्स को ब्रेक करने के लिए, सेल के वेस्ट को हटाने के लिए, तो इन सभी कामों के लिए लाइसोसोम एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है। इवन फॉर डिग्रेडेशन ऑफ ओल्ड ऑर्गेनल्स, कई बार जब एपोप्टोसिस होना होता है, सेल को खत्म होना होता है, तो लाइसोसोम इतने सारे एंजाइम्स, इतने सारे केमिकल्स प्रोड्यूस कर देगा कि सेल खुद ही खत्म हो जाएगा, सेल को पूरा डाइजेस्ट कर लेगा वही। इसलिए हम लोग कई बार लाइसोसोम को सुसाइड बैग ऑफ सेल कहते हैं। इसका मतलब क्या है? लाइसोसोम से जो एंजाइम्स प्रोड्यूस होंगे वो हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। बेसिक आइडिया। ठीक है, अब लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर क्या है, नाम से ही थोड़ा सा डिसाइफर करने की कोशिश करते हैं। लाइसोसोम जो एंजाइम्स प्रोड्यूस करेगा, उन एंजाइम्स के प्रोडक्शन के बाद कुछ ना कुछ ब्रेकडाउन होना है,
प्रोटीन्स ब्रेकडाउन होने हैं या फिर लिपिड ब्रेकडाउन होने हैं या फिर कुछ वेस्ट ब्रेकडाउन होना है, तो स्टोरेज डिसऑर्डर है, इसका मतलब ब्रेकडाउन होकर वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, यानी कि सेल के अंदर ही, लाइसोसोम के अंदर या तो स्टोर हो रहे हैं या फिर सेल के अंदर स्टोर होकर रह रहे हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो सकती है। ठीक है, लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर, इट इज अ ग्रुप ऑफ, ध्यान रखना, इट इज नॉट वन डिसऑर्डर, इट इज अ ग्रुप ऑफ इनहेरिटेड मेटाबॉलिक डिसीजेस, इनहेरिट किए गए मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है, जहां पे लाइसोसोम के एंजाइम्स का डिफेक्ट निकल आता है बिकॉज ऑफ एंजाइम डेफिशिएंसी। शायद बायोमोलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन नहीं कर पा रहे हैं, शायद अनडाइजेस्टेड सब्सटेंस अंदर एक्यूमुलेट हो जा रहा है लाइसोसोम के अंदर, या फिर जो एक्यूमुलेशन हुई है जिससे सेल्स और टिश्यूज को डैमेज हो रहा है। तो लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर है, ये प्रोग्रेसिव ऑर्गन डिसफंक्शन और सिस्टमिक डिसीजेस आपको दे सकता है। ध्यान रखना है, LSDs दे हैव टू बी आइडेंटिफाइड क्विकली, और आपको ध्यान रखना है मोस्ट ऑफ द लाइसोसोम स्टोरेज डिसऑर्डर्स दे आर ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स। अब ये क्या होते हैं, आपने एनसीईआरटी में जरूर पढ़ा होगा, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स मतलब रिसेसिव, यू मस्ट हैव नोन अबाउट दी मेंडेलियन थ्योरीज, मेंडेलियन लॉस आपको पता है, मतलब रिसेसिव जीन लिंक्ड है। इसका मतलब क्या है, दोनों पेरेंट दोनों पेरेंट से डिफेक्टिव जीन आना चाहिए, तो उसी समय पे ये प्रॉब्लम हो सकती है। समझ गए, मतलब फ्रॉम बोथ द साइड्स डिफेक्टिव कॉपीज ऑफ द जीन्स हैव टू कम, ओनली देन यू विल फाइंड लाइसोसोमल स्टोरेज डिसीज। किस तरह के एग्जांपल आते हैं, जैसे कि गॉशर डिसीज है, टेसैक्स डिसीज है, पॉम्पे डिसीज, टिपिकली पॉम्पे डिसीज है, फैब्री डिसीज है, नीमन पिक डिसीज है, ये सारे ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स है, जहां पे दोनों जीन्स की कॉपी डिफेक्टिव होनी चाहिए। ठीक है, ध्यान रहेगा। अब सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, सिम्टम्स काफी वेरी करते हैं डिसऑर्डर के ऊपर, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल इज बीइंग एक्यूमुलेटेड, व्हाट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल इज नॉट बीइंग ब्रोकन डाउन। जैसे पॉम्पे डिसीज में जो ग्लूकोसिडेज एंजाइम होता है वो काम नहीं करता है। ठीक है, तो ग्लूकोसिडेज एंजाइम इज नॉट वर्किंग, स्पेशली इन द न्यू बॉर्न बेबीज, उससे प्रॉब्लम हो सकती है। तो जिस किसी एंजाइम पे वो नहीं काम करे, फिर जो एंजाइम एक्टिवेट नहीं हो रहा है, जिस तरह का वेस्ट एक्यूमुलेट हो रहा है, उस बेसिस के ऊपर हम लोग सिम्टम्स देख सकते हैं। अर्ली डायग्नोसिस अगर हो जाएगी, स्पेशली जेनेटिक टेस्टिंग से, एंजाइमेटिक ऐसे से, तो कोई ट्रीटमेंट दी जा सकती है। सर ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। अगर एक बार पता चला कि ये एंजाइम काम नहीं कर रहा है, तो उस एंजाइम को रिप्लेस करो या फिर उसके इंजेक्शंस लेते रहो। एंजाइम क्या होता है, 99% ऑफ एंजाइम्स ऑफ प्रोटीन सुनो, तो एक तरह का आप एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी ले सकते हो, या फिर सबस्ट्रेट रिडक्शन थेरेपी कर सकते हो। अगर आपको एक बार पता चल गया है, आपको जो ऐसे है एंजाइमेटिक ऐसे हो गया, फिर न्यू सब्सटेंस स्क्रीनिंग हो गई, न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग हो गई, तो वहां पे आपको पता चलेगा कि ये मात्रा ज्यादा हो रही है, तो उसको खत्म करने के लिए आप ड्रग्स वगैरह ले सकते हो, जो गोलियां चाहिए वो ले सकते हो। जेनेटिक थेरेपीज भी आ चुकी है। नोट करना है, इंडिया में लाइसोसोमल स्टोरेज डिसीज दे आर पार्ट ऑफ नेशनल पॉलिसी रेयर डिसीजेस, जिसके अंदर फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल सकती है। इस पॉलिसी में है कि फाइनेंशियल असिस्टेंस मिले, जल्दी से स्क्रीनिंग हो जाए, एक्सेलेंस सेंटर फॉर जो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस फॉर डिसीजेस और इंडिजिनस ट्रीटमेंट और रिसर्च हो, इनके ऊपर फोकस है। तो LSDs आर रेयर, ध्यान रखना है, इनहेरिटेड डिसीजेस, नॉट वन डिसीज, इट मे बी डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिसीज डिपेंडिंग ऑन जो एंजाइम काम नहीं कर रहा है। ठीक है, ग्रेट, चलिए आगे बढ़ते हैं, इनफैक्ट एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर्स, करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढ निकालना है। They are caused by defects in lysosomal enzymes responsible for breakdown of complex molecules. Perfect है एकदम. These disorders result in accumulation of undegraded substances within lysosomes of cells. Yes. They are mainly caused by bacterial infection affecting lysosomal functions. This is absolutely wrong. अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिसाइफर किया कि ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है. इट इज नॉट एन इन्फेक्शन कॉज्ड बाय अ पैथोजन. ये एक जेनेटिकली इनहेरिटेड सेट ऑफ डिसऑर्डर्स हो सकते हैं. समझ में आ रहा है? ग्रेट. इस तरह से स्टेटमेंट को कैच करना है, क्योंकि अगर हम लोग इनॉक्वसली इसको पढ़ लेंगे, लगता है कि हाँ यार काफी करेक्ट सा स्टेटमेंट लग रहा है, अगर आप इसको पढ़ोगे तो यू अंडरस्टैंड दैट इट्स लुकिंग वेरी करेक्ट यार, ज्यादा कुछ आपको रेड फ्लैग यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे. दे आर मेनली कॉज्ड बाय बैक्टीरियल इन्फेक्शंस अफेक्टिंग लाइसोसोमल फंक्शंस. ठीक है, लग रहा है, हो सकता है, बट एब्सोल्युटली रॉन्ग है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. टेटनस और डिप्थीरिया वैक्सीन, पिछले महीने फरवरी 2026 में सरकार की तरफ से एक अनाउंसमेंट आई कि हमारे यूनिवर्सल प्रोग्राम में जो पहले आपको जो वैक्सीन मिला करती थी टेटनस की, सिंगल वैक्सीन मिला करती थी, टेटनस का एक सिंगल डोज मिलता है,
उसके बदले अभी टीडी वैक्सीन दिया जाएगा, टिटनस डिप्थेरिया वैक्सीन दिया जाएगा, क्योंकि ये इंडिजिनसली डेवलप्ड है। इट हैज बीन डेवलप्ड बाय, नोट करना इस इंस्टीट्यूट के बारे में, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली। ठीक है, कहां पे आता है कसौली? कैन समबडी टेल मी इन द कमेंट्स? आई थिंक आई हैव बीन टू कसौली वंस। यूपी में आता है शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, डू लेट मी नो। ओके, द वैक्सीन हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन इंडियाज इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अभी तक अप्रैल 2026 तक, यानी कि आने वाले 1-2 महीनों में 55 लाख डोसेस पूरे देश में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। अभी से टिटनस के बदले टिटनस डिप्थेरिया का वैक्सीन दिया जाएगा। ध्यान रखना है, ये टीडी वैक्सीन है क्या? एक कंबाइंड वैक्सीन है विच प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट टिटनस ऑल्सो एंड डिप्थेरिया ऑल्सो। तो इसको एक बूस्टर वैक्सीन के तौर पे दिया जाएगा एडोलेसेंट्स को भी और अडल्ट्स को भी, यानी कि जो एडोलेसेंट एज में है और अडल्ट एज में 18 से ऊपर है उनको भी दिया जाएगा, प्रेग्नेंट फीमेल्स को भी दिया जाएगा। ध्यान रखना है, वैक्सीन कंटेन्स अ रिड्यूस्ड डोज ऑफ डिप्थेरिया टॉक्साइड, यानी कि डिप्थेरिया जो उसका जो टॉक्साइड है वो कम मात्रा में है, लेकिन दोनों डिसीज से हमको प्रोटेक्शन दे सकता है। अब यहां पे ध्यान रखना है, द वैक्सीन इज प्रिपेयर्ड यूजिंग टिटनस टॉक्साइड एंड डिप्थेरिया टॉक्साइड। इसका मतलब क्या है? ये एक तरह का टॉक्सॉइड वैक्सीन है, इसके बारे में ध्यान रखना है। ओके, आई होप कि आप सभी को आइडिया होगी अलग अलग तरह के वैक्सीन के बारे में, किस तरह के वैक्सीन हो सकते हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पोलियो की बात की, पोलियो में आपको किल्ड वैक्सीन यानी कि किल्ड पैथोजन वैक्सीन मिल सकते हैं, इनएक्टिवेटेड या फिर लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन मिल सकते हैं। इसके अलावा आपको टॉक्सॉइड वैक्सीन मिल सकते हैं, कॉन्जुगेट वैक्सीन हो सकते हैं, और आजकल हम लोग नए तरह के वैक्सीन की भी बात कर रहे हैं, वायरल वेक्टर वैक्सीन बात कर रहे हैं, mRNA वैक्सीन बात कर रहे हैं। सो वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ वैक्सीन विच आर अंडर डेवलपमेंट। इनफैक्ट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू वांट अ सेपरेट डिस्कशन ऑन दिस। प्रीलिम्स से पहले आई विल ट्राई टू क्रिएट अ सेपरेट डिस्कशन ऑन ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्सीन। आई थिंक इट विल हेल्प यू फॉर प्रीलिम्स। बट टॉक्सॉइड वैक्सीन होता क्या है, शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ। देखिए, वैक्सीनेशन का फंडा ही क्या है कि मेरा इम्यून सिस्टम जो है ना, वो उसको आइडेंटिफाई करे, उसको याद रखे। अब मेरा इम्यून सिस्टम कैसे किसी चीज को आइडेंटिफाई करेगा? जैसे पैथोजन पैथोजन क्या करेगा? पैथोजन का शायद कोई स्पेसिफिक कोड होगा। इट माइट बी सब यूनिट ऑफ पैथोजन, सब यूनिट वैक्सीन भी हो सकते हैं, कॉन्जुगेट वैक्सीन हो सकते हैं, सब यूनिट वैक्सीन हो सकते हैं, या फिर टॉक्सॉइड। जैसे टिपिकली जो बैक्टीरिया होता है ना, बैक्टीरिया से जुड़े हुए जो वैक्सीन होते हैं दे आर रादर टॉक्सॉइड। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया एक तरह का टॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा जो मेरी बॉडी को हानि करेगा। तो वो टॉक्सिन जो होगा उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे और उसका टॉक्सॉइड बनाएंगे। अब टॉक्सॉइड का मतलब क्या है? जो टॉक्सिन है, यानी कि वो तो पॉइजन है, वो तो डायरेक्टली दे नहीं सकता, वो रहेगा क्योंकि मेरा बॉडी उसको आइडेंटिफाई करना है, लेकिन उसको मैं वीक कर दूंगा या फिर उसको इनएक्टिवेट कर दूंगा। जैसे फॉर्मल्डिहाइड या फिर दूसरे केमिकल्स का मैं इस्तेमाल करके, वो टॉक्सिन का इफेक्ट मुझ पे नहीं होगा, लेकिन मेरा बॉडी उस टॉक्सिन को जरूर पहचानेगा, क्यों? उसको पहचानना है। ठीक है, अगर टॉक्सॉइड पहचान लेगा तभी तो उसके ऊपर एक्शन होगी ना, तभी तो इम्यून रिस्पॉन्स देगा आगे, जब वो रियल पैथोजन आएगा तब। वैक्सीनेशन का मतलब क्या है? बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में क्या है? वैक्सीनेशन का मतलब है मैं खुद को वो बीमारी दे रहा हूं, वीक बीमारी दे रहा हूं, ताकि मेरा बॉडी उसको पहचाने और खत्म करे। जब रियल एनिमी आएगा, रियल पैथोजन आएगा, तो मेरा इम्यून सिस्टम उससे लड़ाई करे। तो वो किस तरह का हम लोग देते हैं बीमारी, वो आपको समझ रहा है। अगेन बहुत ही क्रूड लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आई होप एवरीबडी गेट्स इट। अगर किसी को नहीं समझ में आए, प्लीज रीच आउट टू मी, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू। ओके, यू नो एवेन्यूज टू रीच आउट टू मी। इनफैक्ट इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ध्यान रखना है, इट इज मैन्युफैक्चर्ड एट द सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली, और इसको यूआईपी में अभी ऐड कर दिया गया। तो 2 बीमारियां हैं, टिटेनस और डिप्थेरिया, उसके बारे में पढ़ना जरूरी बन जाता है। जो टिटेनस है, इट इज कॉज्ड बाय बैक्टीरियम क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी। इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है? जो बैक्टीरियम है क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी, वो भी स्पोर प्रोड्यूस कर सकता है। उसके स्पोर हमारे बॉडी में चले जाएंगे, या तो स्पेशली जब हमें कट लग जाता है, हम लोग कहते हैं टीटी का इंजेक्शन लो। क्यों? क्योंकि जब कट लग गया ना, क्योंकि क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी तो आपको हर जगह पे मिल जाएगा, है ना, इट कैन बी फाउंड आउट ऑलमोस्ट एवरीवेयर, क्योंकि स्पोर्स प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, तो वो अगर आपकी स्किन में चला गया, बॉडी के अंदर चला गया, तो धीरे धीरे वुंड के थ्रू अंदर घुस जाएगा। जब एक बार अंदर चला जाएगा, इट कैन गिव मसल स्टिफनेस, लॉक जॉ हो सकता है, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा ध्यान रखना है, ये पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट नहीं होता। क्लियर? अगर किसी को टिटेनस है, उससे दूसरे व्यक्ति को आएगा नहीं।
ऐसा नहीं होता, ठीक है। अगर कट वगैरह लगे तो उसको प्रोटेक्ट जरूर करना, एंटीबायोटिक्स इस पे काम कर जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा डिप्थीरिया जो है इट इज कॉज्ड बाय अनदर बैक्टीरियम कॉल्ड एज कॉर्निया बैक्टीरियम डिप्थीरिया। इसका ट्रांसमिशन होता है रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से। डिप्थीरिया बहुत ज्यादा खांसी प्रोड्यूस करता है, तो इसके सिम्टम क्या होंगे? थिक ग्रे मेम्ब्रेन इन थ्रोट ना, खांसोगे तो गंदा सा बलगम निकलेगा। ब्रीदिंग में डिफिकल्टी हो सकती है, हार्ट या फिर नर्व डैमेज हो सकता है। अगर ट्रीट नहीं किया गया तो आगे चल के निमोनिया या फिर ब्रीदिंग डिसऑर्डर्स करके डेथ भी कर सकता है। और जो डिप्थीरिया है ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को स्प्रेड हो सकता है, क्योंकि खांसते रहेंगे ना, खांसोगे तो भाई वो ड्रॉपलेट्स गिर रहे हैं ना, थूक गिर रहा है, तो उससे एक पर्सन से दूसरे पर्सन को स्प्रेड हो सकता है। इस पे भी एंटीबायोटिक काम कर सकते हैं। क्लियर? ग्रेट, वेरी ग्रेट, ठीक है। चलिए एक सवाल सॉल्व करते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक पे। करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढ निकालना है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द टिटेनस एंड डिप्थीरिया वैक्सीन्स। फर्स्ट स्टेटमेंट, it provides protection against both tetanus diphtheria infections, absolutely correct है। it has replaced tetanus toxoid vaccine in India's national immunization program for adolescents and adults, yes। adolescents को भी दिया जाएगा, adults को भी दिया जाएगा, प्रेग्नेंट लेडीज के ऊपर भी फोकस है, ठीक है। The vaccine contains weakened live bacteria of Clostridium tetani and Corynebacterium diphtheria, एब्सोल्युटली गलत है। अभी थोड़ी देर पहले यार कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट मिल रहे हैं ना, यहाँ पे बोल रहे हैं टॉक्साइड, यहाँ पे बोल रहा है लाइव बैक्टीरिया, मतलब टोटली नेगेटिंग है ना दोनों, तो ये तो गलत ही है। हम लोगों ने देखा कि टॉक्साइड वैक्सीन है करके, तो 3 को हटाओ, जब 3 को हटाओगे तो सीधे आप पहुंच जाओगे 1 एंड 2 पे। गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्ट के बारे में बहुत ही जरूरी और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा रिसर्च आया है फरवरी 2026 में। साइंटिस्ट हैव रिसेंटली रिपोर्टेड अ न्यू जीन एडिटिंग टेक्निक कॉल्ड एज प्राइम एडिटिंग मीडिएटेड रीड थ्रू ऑफ प्रीमेच्योर टर्मिनेशन कोडॉन्स। बहुत ही लंबा नाम है, शॉर्ट में पर्ट है। पर्ट क्या कर सकता है? टू स्टॉप पोटेंशियली द जेनेटिक डिसीजेस व्हिच आर कॉज्ड बाय प्रीमेच्योर स्टॉप म्यूटेशंस। बहुत ही जरूरी डिस्कशन है, ठीक है। अब ये है क्या? फरवरी 2026 में एक नया जेनेटिक एडिटिंग टेक्निक हमें बताया गया पेपर पब्लिकेशन के थ्रू, जहां पे पता चला कि प्राइम एडिटिंग का इस्तेमाल करके जो हम लोग कहते हैं ना कि नॉनसेंस म्यूटेशंस होते हैं, जहां पे प्रोटीन पूरा नहीं बन जाता है, प्रोटीन डिसऑर्डर बन जाता है, या फिर प्रोटीन का स्ट्रक्चर सही नहीं होता है, उससे जो बीमारी होती है उसको रोकने के लिए प्राइम एडिटिंग बेस्ड इंटरवेंशंस आ चुके हैं। तो चलिए इस चीज को समझते हैं। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा प्रीमेच्योर टर्मिनेशन कोडॉन क्या होता है। देखिए, अब जब भी प्रोटीन का प्रोडक्शन होना था, यू डू अंडरस्टैंड राइबोसोम्स आर दी प्रोटीन प्रोडक्शन हाउस इन अ सेल। तो प्रोटीन कैसे प्रोड्यूस होते हैं? प्रोटीन्स आर चेन ऑफ अमीनो एसिड। तो अगर प्रोटीन प्रोड्यूस होना है तो अमीनो एसिड का चेन बनना है, करेक्ट है। ये मैं शॉर्ट में जो ए लिख रहा हूं ना, दीज आर अमीनो एसिड चेन्स। तो जब अमीनो एसिड बनना है तो इसके लिए मैसेंजर आरएनए को कोड लेकर आना है, उसको हम लोग कहते हैं कोडॉन्स। और जो कोड्स होते हैं दे कम इन सेट ऑफ 3, तो 3-3 के सेट में कोड्स आते हैं। अब जैसे ये यू है, यूरासिल एडेनिन एडेनिन, यूरासिल एडेनिन ग्वानिन, तो इस तरह के कोड्स आते हैं जिन्हें हम लोग कोडॉन कहते हैं। तो एवरी कोडॉन इट रिप्रेजेंट्स अ काइंड ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है। इनफैक्ट मैं इसको ना आपको समझाने के लिए इस ए के बदले ना मैं यहाँ पे कुछ डायग्राम बना देता हूँ, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो व्हाट इज दिस प्रोटीन प्रोडक्शन? इट इज नथिंग बट सेट ऑफ अमीनो एसिड बनने, ठीक है। तो ये जो प्रीमेच्योर टर्मिनेशन कोडॉन है उसमें होता क्या है कि प्रोटीन कंप्लीट बनने से पहले यूएए, यूएजी, यूजीए, इन्हें हम लोग कहते हैं टर्मिनेशन कोडॉन। टर्मिनेशन मतलब पूरा प्रोटीन बनने से पहले ही टर्मिनेशन कोडॉन आ चुका है और प्रोटीन सिंथेसिस बंद हो गया। इसकी वजह से क्या होता है? बीमारियां होती है। इसको हम लोग कहते हैं पीटीसी, प्रोटीन टर्मिनेशन कोडॉन की वजह से प्रीमेच्योर प्रोटीन टर्मिनेट बनने से पहले वो रुक गया है, जिसकी वजह से बहुत सारे इनहेरिटेड जेनेटिक डिसीजेस हो सकते हैं, जैसे कि सिस्टिक फाइब्रोसिस हो सकता है, डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी हो सकता है, दूसरे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। तो इनको रोकने के लिए अभी किस तरह की टेक्निक आई है? प्राइम एडिटिंग बेस्ड टेक्निक आई है। तो प्राइम एडिटिंग क्या है? नेक्स्ट जनरेशन क्रिस्पर टेक्नोलॉजी है। अब आपको ध्यान रखना है यहां पे भी क्रिस्पर टेक्नोलॉजी ही है। क्रिस्पर मतलब क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस पैलेंड्रोमिक रिपीट्स। Cas9 भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन प्राइम एडिटिंग में जनरली कैस निकेस इस्तेमाल करते हैं एंजाइम्स। तो आपको
नॉर्मल क्रिस्पर कैस9 और प्राइम के बीच में अंतर आपको पता होना चाहिए। देखिए, नॉर्मल क्रिस्पर कैस9 जो है वो क्या करेगा, वो डबल स्ट्रैंड को कट करेगा, यानी कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को कट करेगा। और अगर मैं क्रिस्पर कैस9 कॉम्प्लेक्स बनाऊंगा तो वो वहां पे नया कोड ज्वाइन कर सकता है। दिस इज क्रिस्पर कैस9। लेकिन प्राइम एडिटिंग क्या होता है? प्राइम एडिटिंग इज अ नॉवेल टेक्निक विच इज अ न्यू टेक्निक। ये आपका डबल स्ट्रैंड कट नहीं करेगा। नोट करना है, इट डज नॉट कट डबल स्ट्रैंड। ये केवल स्पेसिफिक जगह पे जाकर आपका स्पेसिफिक कोड रिप्लेस कर सकता है। इसको ध्यान रखना, दैट इज कॉल्ड प्राइम एडिटिंग। ओके, बहुत ही सिंपल टर्म्स में आपको समझाने के लिए अभी बता रहा हूं। इनफैक्ट अगर आपको प्राइम एडिटिंग को समझना है, डू वॉच दिस पर्टिकुलर वीडियो कंप्लीटली जो मैंने बनाया हुआ है। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दिया हुआ है। इनफैक्ट कमेंट सेक्शन में भी इस वीडियो के बारे में मैं लिख दूंगा, ताकि आप वहां पर जाकर प्राइम एडिटिंग को अच्छे से समझें। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है मेरे यूट्यूब चैनल पे। डू वॉच इट टू अंडरस्टैंड प्राइम एडिटिंग इन अ मच बेटर वे। ठीक है, बट सिंपल लैंग्वेज में क्या है, क्रिस्पर कैस9 में डबल स्ट्रैंड कट करेगा, प्राइम एडिटिंग में डबल स्ट्रैंड नहीं, सिंगल स्ट्रैंड कट करेगा स्पेसिफिक जगह पे जहां पे वहां पे कोड बदल सकता है। ठीक है, अब इसके फायदे क्या है, यहाँ पे शायद म्यूटेशन के ज्यादा इश्यूज हो सकते हैं, यहाँ पे वो नहीं होंगे। प्रिसाइज एडिटिंग हो रही है, तो प्रिसाइज एडिटिंग से करेंगे क्या, यहाँ पे आपको ध्यान देना है, उसको बाईपास करेंगे जिसकी वजह से कोडॉन, स्टॉप कोडॉन जनरेट हो रहे थे, तो अभी स्टॉप कोडॉन को जनरेट करने नहीं देंगे। इसका मतलब क्या है, पूरा का पूरा प्रोटीन बन जाएगा। ठीक है, दैट इज द बेसिक आइडिया। आई नो पिछले 5 मिनट आपके लिए थोड़े से कंफ्यूजिंग रहे होंगे क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल है, बट आई होप ऑल ऑफ यू हैव गॉटन द बेसिक आइडिया। ओके, चलिए इससे जुड़ा हुआ एक सवाल भी सॉल्व करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग PERT, PERT. It is a gene editing strategy designed to overcome diseases caused by premature stop codons in genetic sequences. इसको हम लोग कई बार नॉनसेंस म्यूटेशन भी कहते हैं, बिल्कुल सही है। It uses principles of prime editing to enable cells to bypass faulty stop signals during protein synthesis. Absolutely correct है। The technique works by modifying or bypassing premature stop codons to restore protein production. Perfectly correct है। तीनों के तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्ट के बाद बहुत ही फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। बायो एआई मूल्यांकन हब्स सरकार बनाने वाली है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज गिवन द एस्टैब्लिश और अनाउंस द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बायो एआई मूल्यांकन हब्स, जहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होगा इन बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च। आइडिया क्या है, चलो मैं आपको बेसिक लेवल पे आइडिया समझाता हूं। अभी तक ये हब्स बने नहीं है, बट प्लान है। ध्यान रखना है, व्हाट वुड बी बायो एआई मूल्यांकन। अब ये मूल्यांकन का मतलब क्या है, मूल्यांकन मतलब सीड, मतलब जहां से शुरू होनी है रिसर्च, उसीलिए नाम है ये। अब जानते हो मोदी सरकार इस तरह के टर्मिनोलॉजीज, इस तरह के एक्रोनिम्स वगैरह इस्तेमाल करता रहता है। बायो एआई मूल्यांकन हब, यहाँ पे इंटीग्रेट करना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबसे पहले क्या करेगा, अपने एआई का इस्तेमाल करेगा और बायोलॉजिकल साइंसेस को एक्सेलरेट करना है। कैसे करेंगे, एआई बेस्ड कंप्यूटेशनल प्रिडिक्शन हम लोग करेंगे, यानी कि एआई का जो कंप्यूटेशन होगा उस डेटा का इस्तेमाल करेंगे, वो प्रेडिक्ट करेगा कि इस तरह का वैक्सीन बना सकते हैं, इस तरह का प्रोडक्ट बना सकते हैं, इस तरह की थेरेपी निकाल सकते हैं, वो हमें बता सकता है और उसकी पुष्टि करेंगे हम वहीं पे। इसका मतलब क्या है, हम लोग एक क्लोज्ड लूप रिसर्च सिस्टम बनाएंगे जहां पे एआई मुझे पोटेंशियल सॉल्यूशंस देगा और मैं उन पोटेंशियल सॉल्यूशंस को वहीं पे टेस्ट कर लूंगा। दैट इज एआई बायो मूल्यांकन हब। ठीक है, इसको कौन इंप्लीमेंट कर रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट कर रहा है इन कोलैबोरेशन विद बायरैक, BIRAC। ये भी मिनिस्ट्री ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंडर ही आता है, काउंसिल है बायरैक, वो इसको इंप्लीमेंट कर रहा है। ठीक है, इसके अंडर अलग अलग हब्स बन रहे हैं, जैसे कि बायोमोलिकुलर डिजाइन हब बन रहा है, सिंथेटिक बायोलॉजी हब बन रहा है, जीनोम डायग्नोस्टिक हब बन रहा है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हब बन रहा है, आयुर्वेदा एंड ड्रग डिस्कवरी का हब बन रहा है। तो अलग अलग हब्स बनाए जा रहे हैं जिनके ऊपर एआई का इस्तेमाल किया जाएगा, एआई सॉल्यूशंस देगा, उन सॉल्यूशंस को हम लोग वहीं पे वैलिडेट कर लेंगे। ठीक है, गुड। चलिए इसके बारे में एक सवाल सॉल्व कर लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एआई बायो मूल्यांकन इनिशिएटिव। करेक्ट स्टेटमेंट आपको ढूंढ निकालना है। इट इज एन इनिशिएटिव एम्ड एट इंटीग्रेटिंग एआई विद बायोटेक्नोलॉजी। परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है।
द प्लेटफॉर्म इज इंटेंडेड टू एक्सेलरेट ड्रग डिस्कवरी, जीनोमिक एनालिसिस एंड बायोलॉजिकल डेटा इंटरप्रिटेशन. परफेक्ट, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. It is an initiative launched by METI, Ministry of Electronics and Information Technology, in collaboration with Biocon. टोटली गलत है, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा. नो, नॉट द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एटसेट्रा, इट इज डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. ठीक है, तो 3 को हटा देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा. यू एंड अप विथ 1 and 2. क्लियर. चलिए अगली खबर पे चलते हैं. अगली खबर है डायबिटीज से जुड़े हुए टेस्ट के बारे में. ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पब्लिकेशन आई थी जहां पे हमारे जो डायबिटीज का टेस्ट होता है ना, HbA1c टेस्ट जो होता है, उसके ऊपर सवाल उठाए गए स्पेशली इंडिया के लिए. तो इसको समझते हैं. द फर्स्ट थिंग दैट वी विल अंडरस्टैंड इज व्हाट इज HbA1c. HbA1c स्टैंड्स फॉर ग्लाइकेटेड और ग्लाइकोसाइलेटेड हेमोग्लोबिन. HbA1c टेस्ट होता है. ध्यान रखना है, हेमोग्लोबिन हमारी बॉडी में क्या है, हेमोग्लोबिन जो है ना ऑक्सीजन को कैरी करता है. हेमोग्लोबिन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, ऑक्सी हेमोग्लोबिन बन जाएगा. हेमोग्लोबिन ऑल्सो रिएक्ट्स विथ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बामिनो हेमोग्लोबिन बन जाता है, रिवर्सिबली रिएक्ट करता है. ठीक है, अब यहां पे नोट करना है HbA1c का मतलब क्या है, ग्लाइकेटेड यानी कि ग्लूकोज जिसको अटैच हुआ है उस हेमोग्लोबिन को हम लोग मेजर करने वाले हैं. अब ये जो टेस्ट होगी, यहां पे हम लोग टेस्ट क्या करेंगे कि हेमोग्लोबिन में कितने मात्रा में जो ग्लोबिन प्रोटीन है उसके ऊपर कितना ग्लूकोज अटैच्ड है. अगर हाई A1C है, हाई A1C वो नाम है जिसको हम लोग जो ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं ना, ग्लूकोज और प्रोटीन जो बन गया है उसको A1C है, A1C प्रोटीन कहते हैं. तो ज्यादा मात्रा में A1C प्रोटीन मिला तो हाई A1C नंबर, कम मात्रा में मिला तो लो A1C नंबर. अब यहां पे बेसिक फंडा क्या है, देखो जो हमारे नॉर्मल टेस्ट होते हैं ना डायबिटीज के लिए, डायबिटीज मेलिटस 2 के लिए, तो हम लोग टेस्ट किस तरह की करते हैं, वी डू अ टेस्ट ऑफ फास्टिंग, रैंडम फास्टिंग ही करते हैं. जैसे बोलेंगे कि सुबह खाने से पहले एक बार ब्लड ग्लूकोज टेस्ट करेंगे, खाने के बाद एक बार टेस्ट करेंगे और वो नंबर बताएगा. ठीक है, वो रैंडम ग्लूकोज टेस्ट है कि ब्लड के अंदर कितनी ग्लूकोज की मात्रा है. और वो क्या चेक करेगा, वो चेक करेगा कि आपकी बॉडी में कितना ग्लूकोज है, कितना mg ग्लूकोज है पर डेसीलीटर. ठीक है, तो नॉर्मल कितना होना चाहिए, 100 के नीचे होना चाहिए. नॉर्मल लेवल शुड बी लेस देन 120 mg पर डेसीलीटर. ये तो आपका, इसको हम लोग कहते हैं रैंडम प्लाज्मा ग्लूकोज, यानी कि ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा है उसके अंदर ग्लूकोज कितना है. उसी तरह का एक और टेस्ट होता है ओरल ग्लूकोज टेस्ट. ओरल ग्लूकोज टेस्ट जिसको हम लोग कहते हैं OGTT, मतलब ओरली आपको ग्लूकोज का पानी पिलाया जाएगा और 2 घंटे बाद आपका ग्लूकोज का टेस्ट किया जाएगा. ठीक है, दोनों का फंडा सेम ही है, यानी कि दोनों में आपको इन्हीं नंबर्स में आएगा. बेसिकली दैट नंबर शुड नॉट गो बियॉन्ड 120 के ऊपर नहीं जाना चाहिए. अगर है तो प्री डायबिटिक हो सकते हैं, अगर 200 के ऊपर है तो डायबिटीज कंफर्म हो जाएगा. लेकिन ये उस इंस्टेंट में टेस्ट देते हैं, उसी समय पे वो टेस्ट का रिजल्ट आपको देते हैं. लेकिन HbA1c का फंडा क्या है, HbA1c में वी टेस्ट इट विद द हेमोग्लोबिन. इसका मतलब क्या है, हम लोग आपके पूरे आरबीसी को कितना ग्लूकोज अटैच्ड है ये देख रहे हैं. अब आप देखोगे आरबीसी का लाइफ कितना होता है. आरबीसी हमारे बोन मैरो में बनता है और व्हाट इज द ग्रेवयार्ड, द स्प्लीन इज द ग्रेवयार्ड, राइट, जहां पे आरबीसी खत्म हो जाएगा. कितने दिनों के लिए रहता है, 120 दिन के, 90 से लेकर 120 दिन के लिए आरबीसी का लाइफ होता है. तो हम लोग पूरे आरबीसी के लाइफ स्पैन को चेक कर रहे हैं, 90 to 120 डेज में कितने आरबीसी में ग्लूकोज अटैच हो चुका है ये टेस्ट कर रहे हैं. तो ये जो HbA1c टेस्ट है, HbA1c टेस्ट, इट गिव्स यू अ मोर अप्रोप्रिएट नंबर और द एवरेज अमाउंट ऑफ ग्लूकोज. कई बार हो सकता है कि जिस दिन आपने टेस्ट किया शायद उस दिन ज्यादा ग्लूकोज हो खा लिया, तो हो सकता है ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स ले तो हो सकते हैं. तो ये हमें एक एवरेज नंबर बताता है. तो इसकी टेस्टिंग होती है, इस तरह की मशीन मिलती है, डायरेक्टली ब्लड सैंपल आप डाल दोगे तो नंबर बताते हैं. तो यहाँ पे सीधे सीधे परसेंटेज आ जाएगा कि आपके ब्लड में कितना मात्रा में आरबीसी में ग्लूकोज अटैच हो चुका है. अगर 5% से नीचे है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर 5.7% के ऊपर है तो वो डायबिटिक लेवल में पहुंच गए. अगर 6.5 के ऊपर है तो डायबिटीज कंफर्म है. समझ में आ रहा है. तो HbA1c टेस्ट, इट इज अ रेगुलर टेस्ट. इनफैक्ट कहा जाता है कि साल में 2 साल में हर कोई व्यक्ति ना नॉर्मली अपना HbA1c टेस्ट रैंडमली कराए. क्यों, क्योंकि ये आपको पूरा एक एवरेज नंबर दे देगा आपका
कि आपका पिछले 3 महीने में आपका कितना ब्लड ग्लूकोज लेवल रहा है करके, एक एवरेज नंबर देगा, ठीक है। और डॉक्टर्स इसको कई बार इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो रीसेंट पब्लिकेशन आई है उस पब्लिकेशन ने हमें बताया है कि शायद HbA1c टेस्ट उतना रिलायबल ना हो। बिल्कुल इसको हम लोग कई बार टेस्ट करते हैं, HbA1c के टेस्ट के ऊपर हमें पता चलता है कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज है क्या, डायबिटीज है क्या, इन सभी चीज़ों के बारे में पता चल जाता है, ठीक है। और नॉर्मली जो टेस्ट होती है उतना कुछ दिक्कत नहीं है, बट रीसेंट रिसर्च ने बताया स्पेशली साउथ एशिया में कुछ कुछ एरियाज में HbA1c से जुड़े हुआ जो टेस्ट होगा दैट माइट गिव यू अ प्रॉब्लम, या फिर वो रॉन्ग इंडिकेशन दे सकता है। क्यों? स्पेशली अगर किसी को एनीमिया है और स्पेशली अगर किसी को ब्लड से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है। एनीमिया का मतलब क्या है कि आयरन की डेफिशिएंसी है। अब हम लोगों ने आई थिंक पिछले महीने या फिर उसके पहले महीने हम लोगों ने बात की थी इंडिया में विटामिन B12 के बारे में। इंडिया में विटामिन B12 की कमी है, ऑलमोस्ट 50% पॉपुलेशन में विटामिन B12 की कमी है। कुछ कुछ पॉकेट्स मिलेंगे इंडिया में जहाँ पे एनीमिया है, कुछ कुछ पॉकेट्स है जहाँ पे ब्लड बेस्ड डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं, जैसे कि थैलेसेमिया है, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया है, स्पेशली इन द ट्राइबल पॉपुलेशन। तो वहाँ पे अगर आप HbA1c टेस्ट करके देखोगे, स्पेशली जिन्हें एनीमिया है तो उनको एक नंबर बता देगा, जिन्हें कुछ ब्लड से जुड़ी प्रॉब्लम है उनको कुछ और नंबर बता देगा। तो ये रिप्रेजेंटेटिव नंबर नहीं होगा, ये बताया गया है इस पर्टिकुलर टेस्ट, इस पर्टिकुलर पेपर पब्लिकेशन कि केवल HbA1c के लिए, स्पेशली जो बड़े बड़े नेशनल लेवल के प्रोग्राम्स होंगे वहां पे केवल HbA1c के डेटा के ऊपर रिलाय ना करें। ध्यान रखना है जो नई एविडेंस हमें बताती है कि HbA1c स्पेशली टाइप 2 डायबिटीज के लिए साउथ एशिया में पर्टिकुलरली इंडिया में इट माइट नॉट बी वेरी रिलायबल। तो हमें क्या करने की जरूरत है, क्योंकि इंडिया में आयरन डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा देखी जाती है, क्योंकि इंडिया में हेमोग्लोबिनोपैथी हम लोग कहते हैं ना, जैसे थैलेसीमिया हो गया, सिकल सेल डिसऑर्डर हो गया, फिर दूसरा भी जो हेमोग्लोबिन से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम है वो हमें देखने को मिलता है स्पेशली ट्राइबल पॉपुलेशन में इन सेंट्रल इंडिया। उसके चलते हाईलाइट करके बताया जा रहा है कि दूसरे टेस्ट को भी साथ में लेकर गवर्नमेंट डेटा या फिर इंश्योरेंस के लिए डेटा वगैरह जो कलेक्ट करते हैं वो केवल HbA1c पे ना करें, दूसरे डेटा को भी कंसिडर किया जाए, ठीक है। दैट इज द बेसिक आइडिया। तो इस पूरे डिस्कशन में से दिस HbA1c टेस्ट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ही सिंपल सा सवाल बन सकता है, HbA1c टेस्ट है क्या, एक सवाल, ठीक है। या फिर उसके पीछे वाला जो कॉन्सेप्ट है ना वो जरूरी है कि HbA1c टेस्ट में हम लोग क्या टेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आरबीसी का लाइफ 90 से 120 दिन का है। तो पूरा का पूरा जो आरबीसी हमारे बॉडी में जो आरबीसी होगा ना उसमें कितना प्रतिशत ग्लूकोज अटैच हो चुका है, दैट इज द A1c प्रोटीन, A1c ग्लाइकोप्रोटीन जो है उसका टेस्ट हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। चलिए ध्यान रखना है व्हाट टू डू, जैसे मैंने आपको बताया कंबाइन HbA1c टेस्ट विथ अदर प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्ट एंड OGD टेस्ट, स्पेशली जहां पे हम लोग जो बड़ी बड़ी जो स्कीम्स बना रहे हैं फिर पॉलिसी ला रहे हैं तो वहां पे केवल HbA1c पे रिलाय ना करें, ठीक है। तो लेट्स ट्राई टू सॉल्व अ क्वेश्चन ऑन दिस। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग HbA1c टेस्ट। HbA1c measures blood glucose concentration at a single point in time। ये पूरा गलत है, आपको ये तो पता चला ना। देखो जो नॉर्मल हमारी दूसरी दूसरी टेस्टिंग है ना, जैसे कि हम लोग जो ब्लड में प्लाज्मा ग्लूकोज देखते हैं दैट इज लाइक अ पिक्चर, दैट इज लाइक वन इंस्टेंट का फोटो। लेकिन HbA1c 3 महीने का मूवी है, 3 महीने का डेटा हमको देता है पूरा। तो HbA1c मेजर्स ब्लड कॉन्सेंट्रेशन एट अ सिंगल पॉइंट इन टाइम, नहीं, नो। HbA1c टेस्ट रिक्वायर्स फास्टिंग बिफोर सैंपल कलेक्शन, नहीं, ये भी जरूरी नहीं है। कंडीशन सच एज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कैन अफेक्ट द एक्यूरेसी ऑफ HbA1c रिजल्ट। इस पूरे डिस्कशन से ये निष्कर्ष जरूर निकला है, तो ओनली वन वुड बी द करेक्ट स्टेटमेंट हियर, ठीक है। ऑल राइट, आई होप थिंग्स आर क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव टुवर्ड्स द डिफेंस न्यूज। पहली खबर है LCH प्रचंड के बारे में, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड। ये डिस्कशन में क्यों रहा है, क्योंकि फरवरी 2026 में इंडियन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी शी undertook a 25-minute historic sortie in the LCH प्रचंड। सॉर्टी मतलब नॉर्मली हम लोग एयरफोर्स के साथ या फिर एविएशन के साथ ये टर्म इस्तेमाल करते हैं, फाइटर जो एयरक्राफ्ट होते हैं उनकी ट्रैवल टाइम को हम लोग कहते हैं सॉर्ती। एक्चुअली फ्रेंच टर्म है सॉर्ती, मतलब एग्जिट बेसिकली, ठीक है। ध्यान रखना है LCH प्रचंड में जैसलमेर स्टेशन से उन्होंने उसके अंदर एक 25 मिनट्स का एक ट्रैवल किया।
एलसीएच प्रचंड को डेवलप किया हुआ है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। और ये बहुत ज़रूरी क्यों है, क्योंकि पिछले साल से ये खबरों में रहा है। पिछले साल लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड का एक बहुत बड़ा ऑर्डर गया है सरकार की तरफ से, 100 से भी ज्यादा, इनफैक्ट टू बी वेरी प्रिसाइज 156 यूनिट, जिसमें से 90 यूनिट आर्मी को जाने वाले हैं, बाकी के यूनिट्स दूसरे फोर्सेस को जाने वाले हैं। उसका ऑर्डर जा चुका है टू द हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अब ये जो एचएएल प्रचंड है क्या, इट इज क्वाइट एडवांस्ड हेलीकॉप्टर, इनफैक्ट इंडिया का पहला कंप्लीटली इंडिजिनसली बिल्ट हेलीकॉप्टर है, विच इज डिजाइन फॉर हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर एंड ऑफेंसिव ऑपरेशंस। ये कोई रेस्क्यू मिशन के लिए नहीं बना है, ये लड़ाई के लिए बना है, और वो भी लड़ाई के लिए हाई ऑल्टीट्यूड पे। हाई ऑल्टीट्यूड पे क्या होता है, एटमॉस्फेयर काफी रेरिफाइड होता है, वहां पे ऑक्सीजन की कमी होती है। तो उन सारे सिनारियोस में वी नीड सर्टेन इक्विपमेंट, जिसमें एलसीएच प्रचंड एक आता है। डेडिकेटेड अटैक हेलीकॉप्टर है, जैसे इसके की ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इट ट्राइज टू प्रोवाइड एयर सपोर्ट टू द ग्राउंड फोर्सेस, एंटी टैंक ऑपरेशन से रन कर सकता है, एंटी एयर ऑपरेशन भी रन कर सकता है, एंड इट कैन वेरी इफेक्टिवली ऑपरेट इन द माउंटेनियस रीजन्स। मैं चाहूंगा कि अगर आपको एलसीएच प्रचंड के बारे में एक पर्टिकुलर फैक्ट याद रखना है, मैं कहूंगा उस चीज को याद रखें, दैट इट कैन वर्क क्वाइट इफेक्टिवली इन द हाई ऑल्टीट्यूड रीजन। अब ये क्यों जरूरी है, क्योंकि हमारे कुछ एरियाज है जहां पे हाई ऑल्टीट्यूड टेंशन, हाई ऑल्टीट्यूड लड़ाइयां होते रहती है। सियाचिन ग्लेशियर इज वन ऑफ द आइडियाज, ईस्टर्न लद्दाख इज वन ऑफ द पॉइंट्स। अगेन मैं नहीं कहूंगा डायरेक्टली लड़ाई है, बट अगेन वी नीड दीज हेलीकॉप्टर्स फॉर श्योर। सो इट हैज बीन डेवलप्ड बाय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, और इसको ऑलरेडी हम लोगों ने कमीशन किया है इंडियन आर्म फोर्सेस के साथ 2022 में ही। एलसीएच प्रचंड के बारे में कुछ चीजें आपको जाननी है, ये आपके लो एयर डेंसिटी में वर्क कर सकता है, हाई ऑल्टीट्यूड पे डिफिकल्ट टेरेन पे ये वर्क कर सकता है। इसके साथ वेपन सिस्टम लगे हुए हैं, ये एक अटैक हेलीकॉप्टर है, इसके साथ एक गन लगा हुआ है, 20 मिलीमीटर टरेट गन लगा हुआ है। साथ में एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स यहां पे हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं, एयर टू एयर मिसाइल्स इंस्टॉल कर सकते हैं, इसके साथ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स भी है। इसके अलावा जो प्रचंड हेलीकॉप्टर है काफी एडवांस हेलीकॉप्टर है, इट हैज अ ग्लास एनक्लोजर। इसके अलावा जो कॉकपिट होता है ग्लास कॉकपिट है, इसके अलावा हेलमेट माउंटेड साइड डिस्प्ले है, यानी कि जो स्पेसिफिक हेलमेट आता है तो उस हेलमेट के अंदर आपको साइड डिस्प्ले वगैरह मिल जाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट नाइट विजन कैपेबिलिटी भी है एलसीएच प्रचंड के पास, ध्यान रहेगा। चलिए इसके बारे में एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। विथ रेफरेंस टू एलसीएच प्रचंड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। करेक्ट स्टेटमेंट आपको ढूंढ निकालने हैं। पहला वाला है, इट इज द फर्स्ट इंडिजिनसली डिजाइन एंड डेवलप्ड अटैक हेलीकॉप्टर इन इंडिया। एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। नंबर 2, इट हैज बीन स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर इंक्लूडिंग ऑपरेशंस इन रीजन्स लाइक सियाचिन। परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट स्टेटमेंट है, ये भी दोनों स्टेटमेंट परफेक्ट है। इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय अडानी एरोस्पेस लिमिटेड, ये एब्सोल्युटली गलत है, काइंड ऑफ एब्सर्ड। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इसको डिसाइफर किया, हम लोगों ने देखा कि इट हैज बीन क्रिएटेड और इट हैज बीन डेवलप्ड बाय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL, विच इज बेस्ड इन बेंगलुरु। इनको बहुत बड़ा ऑर्डर भी गया है पिछले साल। इस तरह की चीजें हो सकती है, कैच करना है कौन मैन्युफैक्चरर है, शायद इसके बदले में BL दिया जा सकता है, या फिर कोई और इंस्टीट्यूशन दिया जा सकता है विच वर्क्स टुवर्ड्स एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन, बट कैच करना है। तो 3 वुड बी रॉन्ग, 3 हटा दिया तो 1 और 2 पे हमारा आंसर पहुंच जाएगा, ठीक है। चलिए अगली खबर पे चलते हैं। 6th जनरेशन एरो इंजन, बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन है। भारत की तरफ से 6th जनरेशन की एरो इंजन की डेवलपमेंट में काम चल रहा है। इसके लिए हमारा स्पेसिफिक प्रोजेक्ट है या फिर प्रोग्राम है, विच इज कॉल्ड एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम, जिसके अंदर 6th जनरेशन एरो इंजन हम लोग डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कौन कर रहा है, दिस इज बीइंग डन बाय DRDO। अब यहां पे ध्यान रखना है, सबसे पहली चीज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एरो इंजन, और 6th जनरेशन के बारे में हम लोग क्यों चर्चा कर रहे हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। थोड़ा सा टेक्निकल डिस्कशन में आपको बहुत ही बेसिक लेवल पे इसको अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए बता रहा हूं। एरो इंजन्स क्या होते हैं, एरो इंजन्स हमारे जो प्रोपल्शन सिस्टम्स होते हैं, जहां पे थ्रस्ट को जनरेट करने के लिए हवा को सक किया जाता है, हवा का इनपुट लिया जाता है, ठीक है। अब आपने किसी भी फ्लाइट में देखा होगा, जैसे एरो इंजन्स, हम लोग अलग अलग प्रकार के एरो इंजन्स हो सकते हैं। इट कैन बी टर्बो फैन इंजन, इट कैन बी अ टर्बो जेट इंजन, इट कैन बी टर्बो प्रॉप इंजन, इट कैन बी अ टर्बो शाफ्ट इंजन। अलग अलग तरह के एरो इंजन्स हो सकते हैं जो हमारे फाइटर जेट वगैरह में इस्तेमाल होते हैं। टर्बो जेट इंजन, टर्बो फैन इंजन। टर्बो फैन तो आपने देखा होगा, इस तरह के इंजन जो फ्लाइट पे भी लगे हुए रहते हैं, ठीक है। कैसे वर्क होते हैं, यू डू अंडरस्टैंड, दे वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ
न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है? फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल अपोजिट रिएक्शन। इसका मतलब क्या है? अगर मुझे आगे बढ़ना है, मुझे थ्रस्ट चाहिए, तो मेरा एग्जॉस्ट ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। ये बेसिक प्रिंसिपल है। अगर यहां पे बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट निकलेगा तो मेरी स्पीड इस तरफ ज्यादा होगी। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब इसमें होता क्या है, ध्यान रखना है। इन दीज काइंड ऑफ इंजन, इन टर्बो फैन इंजन, टर्बो जेट इंजन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रैमजेट और स्क्रैमजेट, आई एम टॉकिंग अबाउट नॉर्मल जेट इंजन। इसके अंदर हवा को सक करना है और यहां पे फ्यूल बर्न होना है, ठीक है, फ्यूल बर्न होना है जो कंबस्टर में होता है। तो ये जो हवा इनपुट लेगा, इसको ध्यान रखना है, जो हवा इनपुट लेता है ये बहुत ही हाई फोर्स से हवा को इनपुट लेता है, हवा को कंप्रेस करता है। कंप्रेस्ड हवा फ्यूल के साथ जलती है कंबस्टर में। तो जो हवा का इनलेट है दैट इज यूज्ड फॉर कंबशन, यस, कंप्रेस करके कंबशन में यूज होता है। साथ ही साथ बहुत सारी हवा तेजी से बाहर भी ढकेलनी है। तो आपको ध्यान रखना है, जितना ज्यादा हवा ये सकिन करेगा, उसमें से एक आपको कंबस्टर में भेजेगा कंप्रेस करने के लिए, कंप्रेसर में भेजेगा, कंप्रेस करके कंबस्टर में जाएगा जलने के लिए, और उससे भी एग्जॉस्ट निकलेगा, साथ ही साथ एक्सेस एयर को भी बाहर निकाले। इसका मतलब क्या, एग्जॉस्ट विल बी हाई स्पीड, तो आपका स्पीड भी ज्यादा बढ़ेगा। ये बेसिक प्रिंसिपल है आपका एरो इंजन का, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरो इंजन कैन बी देयर। अब यहां पे आपको ध्यान रखना है, वी आर टॉकिंग अबाउट 6th जनरेशन। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब भी हम लोग किसी भी फ्लाइट की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट जनरेशंस, इट इज नॉट प्योरली अबाउट द इंजन्स। आपको ये नोट करना है। समझ में आ रहा है कि अगर कोई आपसे बोलेगा ये 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, इसका मतलब है इसके अंदर एक 6th जनरेशन का ही इंजन है। इट इज नॉट प्योरली अबाउट इंजन। आपको नोट करना है, अभी तक जो हमारे एयरक्राफ्ट की जनरेशन है, वी आर ट्राइंग टू डेवलप 6th जनरेशन। दूसरे कंट्रीज भी 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी ने भी अभी तक अचीव नहीं किया। अलग अलग देशों के पास 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट हैं, ऑल्दो हम लोग 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट डेवलप करना चाहते हैं खुद। हमारे पास 4.5 जनरेशन का है। वी हैव तेजस, जो हमारा लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है तेजस। हमारा जो रफाल हम लोगों ने बनाया 4.5 जनरेशन का है, तो 4th और 5th जनरेशन के बीच में आता है। तो जनरेशन किस बेसिस पे होता है? इट इज ऑन द बेसिस ऑफ, यस, वन एस्पेक्ट इज इंजन। अब इंजन में से आपको कितना थ्रस्ट मिल रहा है और उसकी स्पीड कितनी है, ठीक है। तो शुरुआती जोर के फर्स्ट जनरेशन जो थे वो सबसोनिक थे। धीरे 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 वी हैव गॉन टुवर्ड्स सुपरसोनिक स्पीड्स, यानी कि स्पीड ऑफ साउंड से भी ज्यादा रन होता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, दी जनरेशन इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ अदर टेक्नोलॉजीज आर यूज्ड। क्या यहाँ पे आफ्टर बर्नर्स इस्तेमाल हो रहे हैं, क्या इंजन में कोई बदलाव आया है, क्या जो टर्बोजेट इंजन है उसमें the thrust is extraordinary, has it reached to hypersonic speeds, is it using some sort of special anti radar detection mechanism। ये सारी चीजों को देखकर हम लोग जनरेशन डिसाइड करते हैं, जनरेशन की नोमेनक्लेचर होती है। तो नोट करना, इट इज नॉट प्योरली अबाउट इंजन। सो 6th जनरेशन में कहा जाता है that it can reach to hypersonic capabilities, ठीक है। हाइपरसोनिक कैपेबिलिटीज है, एआई की इंटीग्रेशन होगी, नए नए इंजन सिस्टम इस्तेमाल किए जाएंगे, नए तरह के मिसाइल्स होंगे, जैसे डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स हो गए, कि लेजर के जो वेपन्स है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, वो 6th जनरेशन कहते हैं। सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट इंजन, बट वी आर ट्राइंग टू डेवलप 6th जनरेशन एरो इंजन। जिसका जो 6th जनरेशन का एरो इंजन है, उसके लिए हम लोग कोलैबोरेट किसके साथ कर रहे हैं? डीआरडीओ इज कोलैबोरेटिंग विद साफरान फ्रॉम फ्रांस। अब ध्यान रखना है, वी वांट टू डेवलप द 6th जनरेशन एरो इंजन विद अ वेरी क्लीन शीट। आप सभी लोगों ने जरूर पढ़ा होगा, हमारा जो सबसे एडवांस क्लास ऑफ इंजन हम लोगों ने डेवलप किया है दैट इज अ कावेरी इंजन। लेकिन कावेरी इंजन हैज ऑलवेज बीन एम्ब्रॉयड इन अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी। जो आपने जरूर सुना होगा, 1980 से कावेरी इंजन इट वेंट इनटू लॉट ऑफ इश्यूज, कि जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड बढ़ता गया तो वहां पे इश्यूज आए। और कावेरी इंजन है, हम लोग इसको भी मतलब रीपर्पस इंजन वगैरह इस्तेमाल करना चाहते हैं इन अदर एयरक्राफ्ट, बट फॉर द 6th जनरेशन एरो इंजन वी आर स्टार्टिंग विद अ क्लीन शीट, एकदम क्लीन शीट। वी आर वर्किंग कोलैबोरेशन इन ए कोलैबोरेटिव वे विद साफरान फ्रांस, जहां पे हम नए इंजन में अडेप्टिव साइकिल डिजाइन इस्तेमाल करने वाले हैं। अब अडेप्टिव साइकिल डिजाइन क्या होता है? इट कैन चेंज एयर फ्लो मिड एयर, मतलब जो हवा का फ्लो है वो मिड एयर बदल जाएगा, कभी ज्यादा हवा लेगा, कभी कम हवा ले सकता है। इसका मतलब क्या है? इट कैन एक्चुअली जंप फ्रॉम टर्बोफैन टू टर्बोजेट, मतलब कई बार टर्बोफैन की तरह काम कर सकता है, कई बार टर्बोजेट की तरह काम कर सकता है। समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या है? जनरली जो अडेप्टिव साइकिल डिजाइन होते हैं उसमें
3 एयर फ्लोस होते हैं। जैसे नॉर्मली आई स्पोक अबाउट 2 एयर फ्लो, कि एक तो एयर सक इन कर लिया, एक एयर आपके कंप्रेसर की तरफ जा रहा है, कंप्रेस होकर कंबस्टर की तरफ जाएगा, दूसरा डायरेक्टली थ्रस्ट के लिए जाएगा। बट अडेप्टिव साइकिल डिजाइन में देयर आर 3 डिफरेंट एयर फ्लोस विच वी नीड टू डिजाइन। अभी स्टिल इन अर्ली डेवलपमेंट स्टेज है, बट आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, इसलिए बता रहा हूं। सुपर क्रूज की पॉसिबिलिटी हो सकती है, इट कैन हैव एबिलिटी टू फ्लाई एट सुपरसोनिक स्पीड, इवन हाइपरसोनिक माइट बी पॉसिबल। ठीक है, अगेन जब इसके ऊपर और खबरें आएंगी तो चर्चा करेंगे। ये माना जाता है कि एडवांस मटेरियल भी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं इसके लिए, सिंगल क्रिस्टल ब्लेड्स हो गए, सेरेमिक मैट्रिक्स हो गए, ताकि एक्सट्रीम टेम्परेचर्स को भी ये हैंडल कर सके। क्लियर है? सो वी आर ट्राइंग टू डेवलप 6th जनरेशन एरो इंजन इन कोलैबोरेशन विद सफ्रान फ्रॉम फ्रांस। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और डिफेंस की खबर है, अग्नि 3 को टेस्ट किया गया है। अग्नि 3 को वी टेस्टेड इट फ्रॉम चांदीपुर, द इंटीग्रेटेड टेस्ट सेंटर जो है ओडिशा कोस्ट में, वहां से हम लोगों ने टेस्ट किया, सक्सेसफुली टेस्ट किया। अब आप सोच रहे हो कि सर अग्नि 3 तो हमारे पास पहले से है। बिल्कुल हमारे पास अग्नि 3 पहले से है, बट ये एक जो रैंडम टेस्टिंग हुई थी, जो हमारे प्रोडक्शन पाइल होता है ना, उसमें से एक रैंडमली लिया और उसको टेस्ट किया, फरवरी 2026 में किया, एंड ऑल ऑपरेशनल पैरामीटर्स वर परफेक्ट। इसका मतलब क्या है? अग्नि इज रेडी। और अग्नि इट वुड बी कॉम्बैट रेडी ओनली। तो अग्नि हमारी इसकी ऑपरेशनल स्ट्राइक रेंज कितनी है? 3000 से 3500 किलोमीटर। इनफैक्ट मैं क्लास में भी बताता हूं, अग्नि 1 2 3 4 5 1000 2000 3000 4000 5000 कुछ इस तरह से याद रख सकते हो। अग्नि का ऑपरेशनल स्ट्राइक रेंज है 3000 से 3500 किलोमीटर है। इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ अग्नि सीरीज। नोट करना है, जब से ये टेस्ट हुआ है तब से आपने कुछ कुछ खबरें जरूर सुनी होगी, क्योंकि दी वॉर्स आर ऑन। There is, I would say, battle of war going on between Afghanistan, Pakistan over the Durand Line confrontation. There is Israel versus Iran war going on. तो इस वॉर के दौरान आपने खबरें जरूर सुनी होगी कि पाकिस्तान की तरफ से कुछ कुछ मीडिया रिपोर्ट्स आई कि अग्नि 3 इंडिया ने स्टेशन की है इन कॉन्फ्रंटेशनल स्टांस अलोंग दी वेस्टर्न बॉर्डर करके। तो इस तरह की खबरें भी आई कि हम लोगों ने इसको टेस्ट करके हम लोगों ने वेस्टर्न बॉर्डर पे इंस्टॉल किया हुआ है करके। अगेन दिस इज जस्ट न्यूज रिपोर्ट्स, बट स्टिल की कैरेक्टरिस्टिक क्या है अग्नि 3 की, इसके ऊपर सवाल बन सकते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अग्नि 3 करके। सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है, न्यूक्लियर केपेबल है। आपको ध्यान रखना है इसके साथ जो पेलोड होगा 1.5 टन का 1500 kg वर्थ पेलोड हम लोग लेकर आ सकते हैं। इतना केजी का पेलोड ले आ सकते हैं। कन्वेंशनल भी हो सकता है, न्यूक्लियर भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। 17 मीटर की ये मिसाइल है, 2 स्टेज सॉलिड फ्यूल्ड मिसाइल है, और इसकी लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटी है। साथ ही साथ इसके साथ इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम हम लोग यूज कर सकते हैं। एडवांस जायरोस्कोप्स यहाँ पे लगे हुए हैं। सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन भी इसकी हो सकती है। सारी चीजें बहुत जरूरी है फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव, ध्यान रहेगा। गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफेंस के बाद लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर फाइनल सेगमेंट। मैं कहूँगा आईटी एंड मिसलेनियस डिस्कशन हम लोग करते हैं। वॉइस एरा के बारे में काफी डेवलपमेंट हुई फरवरी 2026 में। इंडियन साइंटिस्ट डेवलप्ड फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी, आईआईटी गुवाहाटी से रिसर्चर्स ने वॉइस एरा करके एक एआई बेस्ड वॉइस बायोमार्कर सिस्टम डेवलप किया। किस लिए? बहुत जरूरी है अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिसीजेस के लिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज है, इसको समझते हैं। वॉइस एरा एक एआई बेस्ड डायग्नोस्टिक टूल है। अब इसको अगर डायरेक्टली क्वेश्चन भी नहीं आया तो आप इस चीज को एक एग्जाम्पल के तौर में जरूर इस्तेमाल कर सकते हो इन योर मेंस आंसर राइटिंग। मेंस में इस तरह के एग्जाम्पल जरूर नोट करके रखें। वॉइस एरा बाय आईआईटी गुवाहाटी रिसर्चर्स करके आप लिख सकते हो। वॉइस एरा एक डायग्नोस्टिक टूल है। इट वर्क्स ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ वॉइस बायोमार्कर्स। कई बार हम लोग आवाज से भी बता सकते हैं ना, यार इंसान को कोई प्रॉब्लम हो रही है। समझ लो अगर होर्स वॉइस चली, आवाज बहुत ही दबी हुई आ रही है, हैवी आ रही है, तो शायद स्ट्रेप थ्रोट हो सकता है, या फिर वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर उससे भी कुछ एडवांस हम लोग डिटेक्शन कर सकते हैं। क्या? वही है वॉइस एरा। पर्पस है अर्ली स्क्रीनिंग करनी है ऑफ हार्ट रिलेटेड डिसीजेस। तो वॉइस एरा में होता क्या है, ध्यान रखना है। देखो, पहला क्या होगा, आप अपना वॉइस रिकॉर्ड करोगे, सो द सिस्टम आपका वॉइस रिकॉर्ड कर लेगा। मल्टीपल सैंपल शायद ले सकता है। तो जैसे ही वॉइस रिकॉर्ड करेगा तो एआई एल्गोरिथम्स क्या करेंगे, वॉइस की फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, स्टेबिलिटी, स्पीच डायनामिक वगैरह सारी चीजें देखकर उसको एनालाइज करेंगे। और जो ऑलरेडी उनके कुछ डेटा सेट्स बने हुए हैं, वॉइस के डेटा सेट्स बने हुए हैं, उनका खुद का डेटाबेस भी है, उसके साथ भी चेक करेंगे और आपको बता देंगे कि इज देयर अ पॉसिबिलिटी ऑफ
कार्डियोवैस्कुलर रिस्क। अमेजिंग है कि नहीं? अब आपके दिमाग में सवाल होगा, सर इसका फायदा क्या है? देखिए, अरे यार, एक तो नॉन इन्वेजिव डायग्नोस्टिक मेथड है ना आपको कोई सुई चुबाने की जरूरत है, कुछ नहीं है, तो यू कैन सिंपली डिटेक्ट इट थ्रू योर वॉइस। लो कॉस्ट स्क्रीनिंग हो सकती है। इनफैक्ट आगे चल के हम लोग स्मार्टफोन्स के साथ भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं मोस्ट प्रॉब्ली। अगेन अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में है, ध्यान रखना है, हमें इसकी एक्यूरेसी और बढ़ाने की जरूरत है। एंड अगेन इसको मार्केट करने की जरूरत है। ठीक है, समझ में आ गया वॉइस एरा के बारे में। बट सवाल किस तरह के बन सकते हैं? यू कैन सिंपली अंडरस्टैंड दैट रिसेंटली सीन इन न्यूज वॉइस एरा, ये है क्या? इस तरह की चीज आ सकती है। तो वॉइस एरा है क्या? मैं रिपीट करके बताता हूं। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड डायग्नोस्टिक टूल है जो केवल आपका आवाज सुनकर, केवल आपकी रिकॉर्डिंग सुनकर आपको दिल की जो बीमारियां हैं उसका रिस्क है कि नहीं ये बता सकता है। अगेन प्रोबेबिलिस्टिकली इट विल टेल यू वेदर देयर इज अ रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस। ठीक है, ग्रेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंथ्रोपिक एआई वर्कप्लेस सूट जरूर आ चुका है। एंथ्रोपिक एआई का जो वर्कप्लेस सूट आया, जैसे ही उन्होंने रिलीज किया, इंडियन मार्केट में हलचल हो गई। आपने देखा होगा कि पिछले एक महीने या फिर जब से एआई की डेवलपमेंट शुरू हुई, तब से द इंडियन आईटी स्टॉक्स हैव बीन टैंकिंग। और जैसे ही एंथ्रोपिक का एआई वर्कप्लेस सूट का रिलीज हुआ, उसके बाद भी आईटी स्टॉक्स हैव टैंक्ड अ लॉट। क्यों हुआ इसको समझते हैं। जो एआई कंपनी है एंथ्रोपिक, उन्होंने अपना एआई वर्कप्लेस लॉन्च किया। ये है क्या? सबसे पहले एंथ्रोपिक एक एआई बेस्ड कंपनी है जिसको डेवलप किया है दारियो और दानियला आमोदे ने। इसके अंदर अलग अलग बड़े बड़े जो प्लेयर्स हैं ना, उनकी भी फंडिंग जा चुकी है, जैसे अमेजन एटसेट्रा हैव आल्सो पुट लॉट ऑफ मनी इन एंथ्रोपिक। और एंथ्रोपिक का जो सबसे फेमस प्रोडक्ट है दैट इज क्लॉड। ठीक है, सबसे जो इंपॉर्टेंट उनका लार्ज लैंग्वेज मॉडल है वो है क्लॉड सिस्टम। ठीक है, अब क्लॉड को आप में से कई लोगों ने इस्तेमाल भी जरूर किया होगा। जैसे वो आजकल प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, वीडियोस बनाने के लिए, इमेजेस बनाने के लिए क्लॉड का भी इस्तेमाल होता है। अगर आपने, जैसे आपके पास वो एक होलसम है, परप्लेक्सिटी है ना, परप्लेक्सिटी में इट कैन यूज डिफरेंट मॉडल्स, उसमें क्लॉड मॉडल भी है, जैसे चैट जीपीटी मॉडल, जीपीटी मॉडल है, क्लॉड मॉडल है। तो क्लॉड इज ऑफ एंथ्रोपिक एआई। तो इन्होंने रीसेंट टाइम्स में, फरवरी 2026 में, इन्होंने अपना सेट ऑफ एआई टूल्स रिलीज किया। किसके लिए? वर्क ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वर्क प्लेसेस के लिए। ऑर्गेनाइजेशंस में वर्कफ्लो को स्मूदन करने के लिए उन्होंने एक एआई सूट रिलीज किया। अब जैसे ही रिलीज हुआ, अब मैंने आपको बताया हलचल हो गई सॉफ्टवेयर पूरा इंडस्ट्री में। क्यों? क्योंकि अगर इस तरह का एक एआई आएगा जो क्या कर सकते हैं, इट कैन बी एन एंटरप्राइज एआई असिस्टेंट। स्पेसिफिकली अगर मेरी कोई कंपनी है, मैं इसको ले लूंगा, तो ये मेरे एंटरप्राइज के लिए एआई असिस्टेंट का काम करेगा। डॉक्यूमेंट की एनालिसिस कर सकता है, कोडिंग की सपोर्ट दे सकता है। इनफैक्ट कोडिंग के ऊपर तो इतनी टिप्पणी आ चुकी है अलग अलग एक्सपर्ट से कि आने वाले शायद एक दशक में वी वुड नॉट नीड कोडर्स। क्यों? यही सारी चीज कोडिंग कर देगा करके। लेट्स सी हाउ एग्जैक्टली थिंग्स विल पैन आउट। बट सिक्योर एंटरप्राइज इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो इन ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे इस तरह का एक एंथ्रोपिक एआई का सूट आया, तो उसके बाद थिंग्स हैव चेंज्ड। अगेन यू कैन, अगेन डायरेक्टली क्वेश्चंस भी नहीं आएंगे, यू कैन टेक इट एज एन एग्जांपल फॉर हाउ एआई इज गोइंग टू इम्पैक्ट योर जॉब्स। एआई और जॉब्स के बारे में अगर सवाल आए, एआई और एम्प्लॉयमेंट के बारे में सवाल आए, तो एंथ्रोपिक एआई इज अ वेरी क्लासिक एग्जांपल व्हिच हैज अ बिग पोटेंशियल ऑफ डिसरप्टिंग द जॉब मार्केट, कि लोगों के जॉब जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस तरह का एक एआई सूट है, किसी ऑर्गेनाइजेशन को देंगे, उनको पहले 50 लोगों की जरूरत थी, अब 5 लोगों की जरूरत है। 45 लोगों का काम ये कर पा रहा है। आई होप यू गेट द आइडिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही फैक्चुअल न्यूज़ है, सेमीकंडक्टर क्लीन रूम्स की शुरुआत हो चुकी है। इनफैक्ट इंडिया में माइक्रॉन टेक्नोलॉजी जो है, उन्होंने शुरू कर दिया है अपनी सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्टिंग फैसिलिटी, और वहां पे सेमीकंडक्टर क्लीन रूम्स भी बन रहे हैं। इसकी डेवलपमेंट हो रही है सनांद, गुजरात में। ये लोकेशन मैं चाहूंगा कि आप इसको ध्यान रखें। माइक्रॉन की सेमीकंडक्टर फैसिलिटी डेवलप हो रही है सनांद, गुजरात में। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि दे आर डेवलपिंग एक्सटेंसिव क्लीन रूम्स। ये क्लीन रूम क्या होते हैं? क्लीन रूम के ऊपर सवाल बन सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू, और विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग सेमीकंडक्टर क्लीन रूम। सेमीकंडक्टर क्लीन रूम क्या होता है? इट इज अ हाईली कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट जहां पे
एयरबॉर्न पार्टिकल्स होते हैं जैसे कि धूल है, मिट्टी है, माइक्रोब्स है, केमिकल वेपर्स है, इनको स्ट्रिक्टली रेगुलेट किया जाता है, वो अलाउड होते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग चिप्स डेवलप करते हैं, ट्रांजिस्टर बेस्ड चिप डेवलप करते हैं, और आजकल वी हैव एंटर्ड इनटू माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, रादर आई कैन से वी हैव एंटर्ड इनटू नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स, है कि नहीं? जो आपकी जो चिप्स होते हैं, जैसे मोबाइल में, अब हमारे मोबाइल में जो प्रोसेसर है, वो प्रोसेसर का जो चिप है, उसके अंदर लाखों ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। इसका मतलब कि एक कॉमन जो हमारा बाल है ना, उस बाल में ही आपका एक सर्किट बन जाएगा, है कि नहीं? ठीक है। तो वहां पे अगर धूल है, मिट्टी है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ और केमिकल है, तो इट कैन डिसरप्ट द वर्किंग ऑफ दिस। इनफैक्ट आपने कई बार देखा होगा, आपका जो एडवांस सिस्टम वगैरह होता है, तो उसमें कई बार लोग कहते क्या है कि अगर डिसरप्शन हो रहा है, अगर प्रॉब्लम हो रही है, धूल अगर उसके अंदर बहुत ज़्यादा धूल जमा हो गई, तो कहते हैं कि एक बार रैम हटा के उसको क्लीन करके वापस लगाओ। कभी सुना होगा कि सिस्टम का रैम निकालो और रैम के ऊपर जो वो कनेक्टर्स होते हैं ना, उस कनेक्टर पे बोलते हैं कि इरेजर लो, इरेजर नॉर्मल हमारा जो इरेजर होता है स्कूल में, पेंसिल इरेजर, तो वो इरेजर लेके उसको क्लीन करके लगाओ करके, तो डस्ट एंड अदर पार्टिकल्स कैन डिसरप्ट द इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस, इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग। तो इसके लिए क्लीन रूम वो होता है जहां पे बहुत ही स्ट्रिक्ट कंट्रोल होता है, कितने पार्टिकल्स होंगे, कितना टेम्परेचर है, कितना ह्यूमिडिटी है, एयर फ्लो कितना है, प्रेशर कितना है, सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंटली मेजर करनी होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंटली रेगुलेट करनी होती है। और इस तरह की एक डेवलपमेंट चल रही है इन सनान अंडर दी माइक्रॉन टेक्नोलॉजी सेमीकंडक्टर फैसिलिटी विच इज कमिंग अप इन गुजरात। ठीक है, ग्रेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वांटम वैली, अनदर वेरी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन अबाउट दी क्वांटम टेक्नोलॉजी। हाल ही में आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट आया दैट दे आर गोइंग टू क्रिएट क्वांटम वैली। तो पहली हमारी क्वांटम वैली होगी। अब इसका नोमेनक्लेचर कैसे आया, आपको याद होगा कि कहां पे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कैलिफोर्निया, यूएस में है। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज सिलिकॉन वैली, करेक्ट? यूएस में जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, वो कहते हैं हम लोग सिलिकॉन वैली में। तो इसी नोमेनक्लेचर के बेसिस के ऊपर या फिर इसी से इंस्पिरेशन लेकर आंध्र प्रदेश की सरकार अंडर एन चंद्रबाबू नायडू, दे हैव डिक्लेयर्ड अमरावती इज गोइंग टू बी द हब इन इंडिया एंड इट विल बी कॉल्ड क्वांटम वैली। क्यों? क्योंकि यहां पे जिस तरह से आपकी सिलिकॉन वैली की डेवलपमेंट हुई, जहां पे क्लस्टर्स आए हैं ना, कि बड़े बड़े कंपनीज आई हुई हैं, तो उस तरह का ही डेवलपमेंट होगा जहां पे हम लोग एक क्लस्टर बनाएंगे फॉर क्वांटम टेक्नोलॉजीज। अब क्वांटम टेक्नोलॉजीज में यहाँ पे फोकस क्या रहेगा क्वांटम वैली में? इट वुड बी ऑन क्वांटम कंप्यूटिंग। आप जानते हो कि जब भी हम लोग क्वांटम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ क्यूबिट। आजकल तो क्यूबिट के अलावा क्यूट्रिट या फिर डबल क्यूबिट्स भी की भी चर्चा चल रही है। यू डू अंडरस्टैंड the design and the philosophy behind this is the quantum based applications और quantum based processes, जहां पे हम लोग इंटरफेरेंस की बात कर सकते हैं, सुपरपोजिशन की बात कर सकते हैं, क्वांटम टनलिंग की बात कर सकते हैं ना। तो ये सारे प्रिंसिपल्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं। क्वांटम एंटैंगलमेंट की बात करते हैं, तो उनके बेसिस के ऊपर क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम क्रिप्टोग्राफी एंड क्वांटम सेंसिंग। अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वेबसाइट पे जाओगे, वो भी इन्हीं 4 रीजन पे फोकस करते हैं। ऑफ कोर्स द आंध्र गवर्नमेंट इज आल्सो फोकसिंग ऑन दीज एंड दे गो इन लाइन विथ आर नेशनल क्वांटम मिशन। हमारे नेशनल क्वांटम मिशन में भी हम इन्हीं 4 चीजों पे फोकस करते हैं। आई वुड हाईली अप्रिशिएट अगर ये चारों चीजें आपको याद हो। ये ग्रेट, समझ में आ गया। एक छोटा सा प्रैक्टिस क्वेश्चन है बिफोर अ टॉपिक। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द अलारा प्रिंसिपल? अब अलारा प्रिंसिपल से जुड़ा हुआ एक बहुत ही बड़ा खबर आया, स्पेशली फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बट दिस प्रिंसिपल इटसेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका जवाब मैं आपको दे देता हूं, चलिए ऑप्शंस पढ़ते हैं। रेडिएशन, ओके, रेडिएशन एक्सपोजर मस्ट ऑलवेज बी केप्ट बिलो फिक्स्ड ग्लोबल सेफ्टी थ्रेशोल्ड, अलारा प्रिंसिपल। Radiation exposure should be kept as low as reasonably achievable considering technological and economic factors. Okay, radiation exposure must be completely eliminated. Okay, extreme है, इसको तो हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। रेडिएशन एक्सपोजर शुड ओनली बी लिमिटेड इन न्यूक्लियर पावर्स, अगेन ओनली बी लिमिटेड इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बट नॉट इन मेडिकल यूजेस। ऐसा नहीं है। अलारा प्रिंसिपल ये ग्लोबल लेवल के स्टैंडर्ड्स एक्चुअली प्रिंसिपल है, इसका फुल फॉर्म भी है। डू यू नो व्हाट इज द फुल फॉर्म? द फुल फॉर्म ऑफ अलारा इज as low as reasonably achievable, ALARA। समझ में आ गया? तो आंसर इज बी, रेडिएशन एक्सपोजर को सबसे कम या फिर एज मिनिमम एज पॉसिबल, जितना भी रीजनेबल हो सके उसको कम रखना है।
क्योंकि रेडिएशन कंप्लीटली एलिमिनेट करना आई वुड से ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा, तो इसीलिए अलारा प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं हर जगह पे ग्लोबली। अब रिसेंटली न्यूज आई कि डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ने, ध्यान रखना है यूएस में पूरा अबैंडन नहीं हुआ है, यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ने अलारा प्रिंसिपल को हटा दिया। मतलब जहां पे भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होंगे या फिर एनर्जी से जुड़ी हुई चीजें होंगी ना, वहां पे अलारा प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करेंगे। दूसरी जगह पे करेंगे, जैसे मेडिकल यूजेस में है एटसेट्रा, तो वहां पे अलारा प्रिंसिपल अप्लाइज। सो व्हाट इज दिस अलारा प्रिंसिपल? अलारा स्टैंड्स फॉर एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल। तो ये एक रेडिएशन प्रोटेक्शन प्रिंसिपल है, ग्लोबली एक्सेप्टेड रेडिएशन प्रोटेक्शन प्रिंसिपल है, विच ट्राइज टू मिनिमाइज आयनाइजिंग रेडिएशन एज मच एज पॉसिबल। ठीक है, जितना हो सकता है उतना कम करने का कोशिश हमें करना है। प्लीज नोट, अलारा डज नॉट मीन जीरो एक्सपोजर। जीरो एक्सपोजर शायद कई बार पॉसिबल नहीं होगा, बट जितना हो सकता है उतना मिनिमम रखना है। जैसे हम लोग एक्सरे की बात करते हैं, तो हम लोग कहते हैं ना कि यार एक्सरे रूम में मत जाओ, या फिर हम लोग कहते हैं जिस रूम में रेडिएशन है उस रूम में मत जाओ। हम लोग कहते हैं अगर अब एक्सरे तो निकालना ही है, तो जितना हो सकता है उतना मिनिमम एक्सपोजर रखेंगे ताकि आयनाइजिंग डैमेज ना हो। दैट इज व्हाट इज द अलारा प्रिंसिपल। अब नोट करना है, रेडिएशन प्रोटेक्शन इज ग्लोबली बिल्ड थ्रू इंटरनेशनल कमीशन ऑन रेडियोलॉजिकल प्रोटेक्शन। जो इंटरनेशनल कमीशन है रेडियोलॉजिकल प्रोटेक्शन का, वो अलारा प्रिंसिपल में बिलीव करते हैं। इनफैक्ट 3 रूल्स फॉलो करते हैं। पहला रूल है, रेडिएशन एक्सपोजर शुड बी जस्टिफाइड, कि अगर कहीं पे आप न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हो, शायद मेडिसिन में हो सकती है, शायद एग्रीकल्चर में हो सकती है, शायद एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, किसी भी फील्ड के लिए हो सकती है, क्योंकि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत जगह पे, तो हम लोग जहां पे भी इस्तेमाल कर रहे हैं वहां पे जस्टिफाइड होना चाहिए कि हाँ यहाँ पे रेडिएशन चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अब फूड इंडस्ट्री में बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए हम लोग इरेडिएशन करना है, तो कितना करना है, सबसे पहले तो वहां पे चाहिए, जस्टिफाइड है फर्स्ट स्टेप। अगर जस्टिफाइड है भी, ऑप्टिमाइज्ड यूज चाहिए, उसके लिए अलारा प्रिंसिपल इस्तेमाल किया था, एक्सपोजर केप्ट एज लो एज पॉसिबल। और तीसरा है डोज लिमिटेशन, कि एक्सपोजर मस्ट नॉट एक्सीड प्रिस्क्राइब्ड लिमिट। कुछ लिमिट्स भी बनाए गए हैं स्पेसिफिकली मेडिकल के लिए इतने, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए इतना, एग्रीकल्चर के लिए इतना, तो अलग अलग स्टैंडर्ड्स हैं आपके आईसीआरपी से, तो उन्हें फॉलो किया जाता है। उसके अंदर अलारा प्रिंसिपल इज वन ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल, जितना हो सकता है उतना लो हमें मेंटेन करना है, एज लो एज रीजनेबली पॉसिबल। ठीक है, राइट। दैट वाज अ लॉन्ग सेशन। दैट कंप्लीट्स आवर डिस्कशन फॉर फरवरी 2026 करंट अफेयर्स। जाते जाते हमेशा मैं आपको मेंस फॉर्डर देता हूँ। इस महीने में मुझे लगा कि मेंस फॉर्डर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है। इनफैक्ट हमारे जो अगला सेशन होगा वो और भी ज़्यादा ज़रूरी होगा, क्योंकि इसराइल ईरान वॉर 28 फरवरी को शुरू हो चुका है। मार्च के पहले हफ्ते में हम लोगों ने देखा है कि दोनों तरफ से मिसाइलें दागी जा रही है, इस तरह के कॉन्सेप्ट चल रहे हैं। तो कई बार साइंस एंड टेक्नोलॉजी में दोज थिंग्स बिकम इंपॉर्टेंट फॉर अस, लाइक दी एयर डिफेंस सिस्टम्स हो गए, स्पेसिफिक मिसाइल्स हो गए। अगेन इंडिया इज नॉट इन्वॉल्व, बट विल हैव सम डिस्कशन ओवर दैट फॉर श्योर इन दी अपकमिंग मंथ। लेकिन यहाँ पे मेंस फॉर्डर की पर्सपेक्टिव से बायो ई3 पॉलिसी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाती है, क्योंकि बायो ई3 पॉलिसी के अंडर ही एआई बायो मूलांकर जो हब है हमारा, उसको अनाउंस किया गया। इसके अलावा इंडिया का सेमीकंडक्टर मिशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके तहत बहुत सारे स्टेप्स चल रहे हैं, बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही है। आपने देखा कि सनान गुजरात में माइक्रॉन टेक्नोलॉजी का जो प्लांट है वो धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, अलग अलग सेमीकंडक्टर क्लीन रूम्स वो डेवलप कर रहे हैं। क्वांटम टेक्नोलॉजी, क्वांटम वैली आंध्रा में आ चुकी है, तो क्वांटम टेक्नोलॉजी बिकम्स इंपॉर्टेंट, नेशनल क्वांटम मिशन बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर यू फ्रॉम मेन्स पर्सपेक्टिव। एआई will it end coding jobs, or will it be ending coding jobs? Actually B is missing. Will it be ending coding jobs soon? इसके ऊपर टिप्पणी आ चुकी है, क्योंकि डिसरप्शन आ चुका है इंडियन सॉफ्टवेयर मार्केट में। हर महीने हम लोग कुछ ना कुछ एआई के डेवलपमेंट सुनते हैं, कहते हैं कि एआई की वजह से जॉब जा रहा है। आजकल तो रील्स भी आ रही है, जैसे रिसेंटली आई सॉ रील जहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग सी रील थी, वो कनाडा में थी, मैंने देखी थी कि एक लेडी है, वो एक व्यक्ति को कहती है जो खेत में काम कर रहा है, उसको बोलती है कि तेरी शादी नहीं हो अभी तक, वो बोलते हैं कोई लड़की नहीं दे रहा है। तो वो फिर सोचती है हाँ यार, किसान को या फिर ये जो
खेत में काम कर रहे हैं, उसको मैं अपनी बेटी की दूं शादी के लिए करके। फिर आजकल के ज़माने में आती है वो, एंड देन शी सीज की एआई की वजह से सभी लोगों के जॉब जा रहे हैं, जिसके पास खेत है वही राजा है करके शी थिंक्स। इट वाज वेरी फनी एक्चुअली, कन्नड़ा में तो और वो एक्सेंट के साथ निकलता है, लोकल एक्सेंट से। इट वाज क्वाइट फनी। सो आई जस्ट थॉट ऑफ दैट रील, क्योंकि वही याद आया मुझे कि शायद कोडिंग की जॉब्स एंड हो सकती है। इस तरह की टिप्पणी बहुत आ चुकी है इंडिया में भी। तो वी सॉ एंथ्रोपिक एआई एंटरप्राइज सूट भी आया, उसकी वजह से एआई एंड जॉब्स काफ़ी ज़रूरी बन जाते हैं। और उससे जुड़ी हुई पॉलिसी लेवल की सोच रखें, ना सिर्फ फैक्ट्स के ऊपर फोकस करें, बिकॉज मेंस के अंदर आपको चाहिए वो एनालिटिकल स्किल्स हो कि अगर जॉब डिसरप्शन हो रहा है तो मुझे, वी नो दैट जॉब डिसरप्ट होंगे, तो इन लोगों को मैं कहाँ ऑब्जॉर्व कर सकता हूँ, दूसरे क्या स्किल बढ़ा सकते हैं, कहाँ पे हम लोग एम्प्लॉयमेंट बढ़ा सकते हैं, ये भी आपको सोचने की ज़रूरत है। सरकार क्या कर सकती है, यू नीड टू थिंक अबाउट दीज आइडियाज एज वेल। ठीक है। सो विद दैट नोट, लेट मी कंक्लूड टुडेज सेशन। जाते जाते अगर आपको कोई सवाल हो, कोई डाउट हो, प्लीज रीच आउट टू मी ऑन दीज एवेन्यूज। यू डू अंडरस्टैंड ये मेरा इंस्टा आईडी, ऑल्दो आई एम नॉट वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, आई थिंक आई नीड टू बी मोर एक्टिव ऑन इट, बट सोशल मीडिया आईडी है मेरा इंस्टाग्राम पे, दैट्स माई आईडी @Rahul Sai 222 _UPSC लगा दो तो मेरा टेलीग्राम चैनल आपको मिलेगा। आई एम क्वाइट श्योर बहुत सारे लोग वहाँ पे जुड़े हुए हैं। ये मेरा नंबर भी है, आई प्रेफर दिस एक्चुअली, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। उसमें भी नॉर्मली आई डोंट इवन प्रेफर टेक्सटिंग ऑल्सो, सो बट आई टेल ऑल द स्टूडेंट्स डू नॉट कॉल डायरेक्टली, पहले टेक्स्ट करें, उसके बाद एक अगर टाइम हम लोग शेड्यूल कर पाएंगे तो वी कैन हैव एन इंटरेक्शन एज वेल। ठीक है। सो विद दैट नोट, थैंक यू वेरी मच। So that concludes February 2026 discussion. I'll see you next month with the March current affairs discussion as soon as possible, क्योंकि एग्जामिनेशन आ रही है और हम लोग थोड़ा सा प्रीलिम्स मोड में जा चुके हैं। प्लीज स्टिक टू योर शेड्यूल। कोई भी समस्या हो, कोई भी दिक्कत हो, प्लीज रीच आउट टू मी। लेट्स मेक श्योर दैट you give your full energy to this particular attempt. ठीक है। थैंक यू अगेन। जय हिंद।